अच्छा, तो पीपीआईटी का जो कोर्स है, सबसे पहले लाइक एलिफेंट इन द रूम यही है कि ये पोस्ट आई थी एक आध दिन पहले। इसके अंदर ये कहा था कि जो मिड वन और मिड टू के टॉपिक्स हैं ना, वो खाली एमसीक्यूज में आएंगे। जो बकाया सारा कंटेंट है उसके उनके ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। बस एक ऐसा टॉपिक है मिड टू वाला, जिसके एमसीक्यूज के अलावा दूसरी वाली कैटेगरी में डाला हुआ है, और वो है डायरेक्ट कैश फ्लो एनालिसिस वाला सारा जो था। तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो आप इस लिस्ट में नहीं देखोगे, बकाया सारा है। ठीक है। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी लाइक रिफ्रेशर के तौर पे, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं इस कोर्स के अंदर। मिड वन तक जो बात हुई थी ना, मिड वन तक हुआ ये था कि मैं अपने सेक्शन की बात ही कर सकता हूँ। हमें इतना पढ़ा लिया हुआ था ये सारा, लेकिन सिलेबस के अंदर खाली इतना हिस्सा था। ठीक है, रफली इतना कहीं करके ऐसे। आ, और पेपर में आया खाली इतना हिस्सा। ठीक है। तो और उसकी ऑब्वियसली मेजर वजह ये थी कि आपको पता है ये सी सेक्शन वगैरह को तो लिटरली खाली 2 लेक्चर्स ही हुए थे मिड से पहले। वो तो बहुत ही रश सीन था। तो फिर मिड टू के अंदर जो कंटेंट था वो थोड़ा सा इसके साथ ओवरलैप कर रहा था, कि जो टॉपिक्स पहले कवर नहीं हुए थे वो भी हो रहा था। तो मिड टू का बस इतना सिलेबस था। ये सारा कुछ हमने मिड वन से पहले पढ़ लिया हुआ था, लेकिन जी सेक्शन वगैरह ना। तो जी और ई ने मेरा ख्याल है वो सर हम जाते साइंस से पढ़ता। तो मिड टू से पहले पहले तक हमने ये सारा पढ़ लिया था, और इसमें से कुछ भी नहीं आया था। वो सिलेबस का हिस्सा नहीं था। एचआरएम था, लेकिन वो भी कोई इतना खास नहीं आया था। वरना ये सारा कुछ ऐसा है जो कवर नहीं हुआ। ओके, हाँ, कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स कवर किया था, वो भी था एक। ये बात है। तो अब जो हमारा फ्यूचर में रह गया बना हिस्सा, वो है ये आईपी राइट्स का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, साइबर क्राइम वगैरह, ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी अगर आप क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज वगैरह की बात है। उसके अलावा ये कुछ एंड पे शुगल वाले याप वाले टॉपिक्स हैं, 2 2 स्लाइड्स का। तो इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना देख के लगता है, क्योंकि वो बस एक ही बात बार बार की हुई है उन्होंने। तो शुरू करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, गेम्स भी आ जाती हैं, म्यूज़िक भी आ जाता है। और ये बेसिकली ये है कि आपका कोई भी क्रिएटिव वर्क है ना, तो उसके लिए आपकी लीगल प्रोटेक्शन है कि ये आपकी एक प्रॉपर्टी की तरह है। उसको डील ऐसे किया जाता है जैसे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए लॉज होता है। तो इसके अंदर आपको आपके पास मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। आपने ये सिंबल्स अक्सर बार देखे होंगे कंपनीज के पास, कभी आर लिखा हुआ, कभी सी लिखा हुआ, कभी ट्रेडमार्क वगैरह। तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट और ट्रेडमार्क, ये हमारे लिए रेलिवेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट की। अब कॉपीराइट जो है वो एक्चुअली एक बंडल ऑफ राइट्स है। वो एक राइट नहीं है, बल्कि एक ग्रुप ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स है जो किसी भी चीज़ को बनाने वाले को मिलता है। उसके अंदर एक है रिप्रोडक्शन राइट, कि आप इसकी कॉपीज बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता। मतलब अगर मैं कोई किताब लिखता हूँ, उसकी जो ई बुक है, वरना लाइक कंप्यूटर पे तो बड़ा इजी है कि मैं वो फाइल कॉपी करके री अपलोड कर लूँ, लेकिन वो इलीगल होगा कि भाई उस बंदे ने किताब की, आप एम ही बेच रहे हो आगे। आप वो बंदा कमाएगा कैसे बेसिकली, कि अगर बंदे ने इतनी मेहनत की है तो उसके लिए प्रोटेक्शन है। तो एक्सक्लूसिव राइट आपको दिया जाता है लीगली स्पीकिंग, कि आप ही खाली कर सकते हो, अगर कोई और करे तो उसको आप फिर स्यू कर सकते हो। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी हैं, कि चलो ठीक है, अपने पास तो कॉपी कर लिया, अगर दूसरों को दे रहे हो तो और ऑब्वियसली बुरी बात है। तो फिर वो भी आपके पास ही राइट है कि इसकी अगर आपने कोई गेम बनाई है, उसकी जो फाइल्स हैं, या फिर आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर कुछ वेबसाइट तो अच्छी एग्जांपल नहीं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, पेड है, प्रीमियम फीचर्स हैं वगैरह, उसको कोई क्रैक करके बांट रहा है। तो लाइक इससे आप पैसे कैसे कमाओगे, बेसिकली यही है। तो उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई डिस्प्लेएबल चीज़ है तो उसको डिस्प्ले करने का भी एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है। कोई गाना है तो उसको परफॉर्म करने का भी एक्सक्लूसिव राइट आपके पास है। और उसके अलावा अगर कोई किताब है तो उसके ऊपर मूवी बनाने का भी आपके ऊपर राइट है। तो और ये बेसिकली आपने इसकी एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा वैसे देखी होगी यूट्यूब वगैरह के ऊपर। लाइक पिछले सालों में काफ़ी फेमस था कि यूनिवर्सल म्यूज़िक ग्रुप को 0.5 सेकंड्स भी म्यूज़िक के होते थे, तो फिर वो कहते थे कि यार ये हमारा कॉपीराइट, और वो पूरी वीडियो के पैसे ले लेते थे वगैरह। तो कॉपीराइट जो है बंदा ऑब्टेन कैसे करे? ऑब्टेन वो खुद ही हो जाता है। मतलब जैसे ही आप कोई चीज़ बनाते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपके पास उसका कॉपीराइट आ जाता है, लीगली स्पीकिंग। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि क्या चीज़ कॉपीराइटेबल है और क्या चीज़ नहीं है। तो
एक तो नेसेसरी कंडीशन है कॉपीराइट होने के लिए कि ओरिजिनल हो कोई चीज़। मतलब ये नहीं है कि कोई बनी हुई चीज़ कि मैं एरिस्टोटल के फिर से कोल लिख के कह दूँ देखो मैंने लिखे हैं तो अभी मेरा कॉपीराइट हो गया। तो ऑब्वियसली आपने खुद बनाया हो तो वही मानी जाएगी बात। उसके अलावा ये है कि एक फिक्स्ड और टैंजिबल मीडियम के अंदर वो चीज़ पाई जाती हो। मतलब अगर कोई म्यूज़िक की डिस्क है, एक वेल डिफाइंड तरीके से वो एक्सप्रेस हो सके। मतलब ये नहीं है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया है जिसको आप कॉपीराइट कर रहे हो। आप उसके एक एक्सप्रेशन को कर सकते हो उस आइडिया के। आप अगर कोई एल्गोरिदम बना रहे हो, उस एल्गोरिदम के अंदर जो स्टेप्स हैं वो कर सकते हो, लेकिन वो पूरी कैटेगरी ऑफ एल्गोरिदम्स को कॉपीराइट नहीं कर सकते। कि वो अब उसके अंदर फिर वो पेटेंट वगैरह आ जाता है, वो अलग चीज़ है। वो थोड़ा सा पेटेंट वाली साइड पे चला जाता है। तो ये है बेसिकली कॉपीराइट की बाउंड्रीज। अब कुछ लोग कॉपीराइट्स को भी लेकिन फॉर्मली रजिस्टर करवाते हैं। तो उसकी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होता है बेसिकली कि आप अपने मुल्क की जो जो भी डेटाबेस है कॉपीराइट्स की, उसके अंदर पाए जाते हो। और उसके बाद फिर अगर आपको कल को कोई मसला होता है तो वो उसको देख के आपको फिर ज़्यादा आसानी होती है बेसिकली, अगर आप पहले करवा रहे हो। मतलब अगर कल को कोई लीगल फाइट वगैरह हो जाती है कि कोई बंदा आपको स्यू करे कि नहीं आपने हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंज किया, अगर आपने पहले का किया होगा तो फिर वो नहीं कर पाएगा फॉर एग्जांपल। या फिर अगर आपने किसी को करना होगा तब भी। तो कुछ फ़ायदे होते हैं इसके। उसके बाद है कि कॉपीराइट होता कितनी देर तक है। तो ये एक सिंगर टाइप बंदा था जो बाद में कोई सेनेटर बन गया था, जिसने एक बिल पास करवाया था। और उस बिल के तहत आज तक जो यूएस के अंदर लिमिट है ना कॉपीराइट की, वो ये सेट हो गई हुई है कि जितनी ज़िंदगी है क्रिएटर की प्लस उसकी मौत के बाद 70 साल, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। मतलब इसकी एग्जांपल आप समझ सकते हो डिज्नी वगैरह की, कि वॉल्ट डिज्नी तो मर मर गया हुआ है, जिसने मिकी माउस वगैरह बनाया था। लेकिन अभी भी डिज्नी कॉर्पोरेशन के पास उसका कॉपीराइट है, क्योंकि अभी 70 साल की लिमिट पड़ी हुई है उनके पास ऊपर। तो यही है कि आप फिर लाइक विरासत में अपने बच्चों को दे सकते हो। मतलब इलामा इकबाल के भी बताया जाता है कि वो अपने बेटे को कॉपीराइट दिए थे और उससे बेसिकली काफ़ी देर तक उनके पैसे आते रहे थे। तो इस तरह की चीज़ है। अब लेकिन अब तो वो ऑब्वियसली वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस 70 ईयर्स, ये इसकी लिमिट होती है। उसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है और आपको एक लीगल कोर्ट में लेके जाया जाता है, तो आप क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए। तो उससे बचने के लिए एक तरीका ये है कि आप को कि ये फेयर यूज में आता है। अब फेयर यूज एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करना अलाउड है। वो बेसिकली तब होता है अगर कि आप बहुत ही सोशली वैल्यूएबल चीज़ कर रहे हो, कि यार कुछ नहीं होता यार, इसने जो किया उससे एक्चुअली सोसाइटी को ज़्यादा फ़ायदा ही हुआ है, तो थोड़ा सा यूज़ कर लिया कुछ नहीं होता। उसके अलावा ये कि अमाउंट कितनी यूज़ हुई थी। बाद में किसी बंदे ने लाइक 0.5 सेकंड इस्तेमाल किया, उसकी बेसिस के ऊपर वो कह रहे हो कि नहीं अपने सारे पैसे दे दो, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर नहीं माना जाएगा, तो फेयर यूज़ में आ जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल फैक्टर्स को देखा जाता है कि क्या ये बंदा प्रॉफिट के लिए कर रहा था, क्या जो ओरिजिनल वर्क है उसकी मार्केट को कोई नुकसान पहुंचा है, वगैरह इस तरह की चीज़ों की बेसिस के ऊपर देखा जाता है इन केसेस में यूजुअली। अब ये कॉपीराइट हो गया। अब कॉपीराइट को की जो बेसिक बात है वो तो हमें समझ आ गई, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट्स वगैरह की, तो वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हुए थे थोड़े बाद में जाके। तो एक यूएन की एजेंसी है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो उसने बेसिकली ये कहा था कि उसने उसकी कोई 28 ट्रीटीज है, उनमें से दो ऐसी थी जो कह रहे थे कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स के अंदर भी ज़्यादा कॉपीराइटेबल चीज़ें डाल दो वगैरह वगैरह। पहले कुछ चीज़ें कंसिडर नहीं की जाती थी जो कॉपीराइटेबल हैं अब। तो इन्होंने बेसिकली वही पुश किया था। तो यूएस के अंदर इसके रिएक्शन में जो बिल पास हुआ था, काफ़ी फेमस है, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, डीएमसीए कहते हैं इसको। और इसके अंदर जो नोटेबल फीचर्स हैं इस कानून की वो यही हैं कि अगर कोई बंदा अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसके अंदर प्रोटेक्शंस हैं, जैसे अडोबी फोटोशॉप है, आप उसको डाउनलोड करते हो, लेकिन वो पहले आपसे की मांगता है कि आप अपने प्रोडक्ट लाइसेंस दो। तो अगर आप प्रोडक्ट लाइसेंस को किसी तरह से सर्कमवेंट कर लेते हो तो वो भी इलीगल है। और अगर आप कोई ऐसा टूल बना रहे हो जो लाइक पैचेस वगैरह होते हैं, जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेशन टूल्स हैं जिससे वो विंडोज़ एक्टिवेट हो जाती हैं वगैरह, तो उनको उन टूल्स को बनाना भी इलीगल है इस कानून के मुताबिक। उसके अलावा ये है कि कुछ और नोटेबल नोटेबल फीचर्स ये हैं कि जैसे यूट्यूब वगैरह है, तो इन्होंने ना प्लेटफॉर्म्स के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी थी कि अब अगर कोई एनोनिमस बंदा आपके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहा है तो आप नहीं रिस्पॉन्सिबल, वो बंदा रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से ये मेजर चेंजेस थे इसका। तो जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, कॉपीराइट आपको
ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगर कोई बंदा आपका कोड आपकी मर्जी के बिना यूज़ कर रहा है इस तरह से, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। अगर कोई एल्गोरिदम लिखते हो तो उसके ऊपर भी होगा अप्लाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा पेटेंट्स की बात है। अब पेटेंट्स होते हैं बेसिकली न्यू इन्वेंशंस के लिए। अब आपने अगर कोई बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर दी, आपने सालों के मसले को सॉल्व कर दिया है। सबसे अच्छी एग्जांपल इसके अंदर दी जाती है कि जो पहला बल्ब बनाया गया था, तो ये आपके राइट साइड पे एडिसन के पेटेंट की एक फ़ोटो है, जो लाइक उसने तो ऐसे कोई 10,000 पेटेंट फाइल किए थे, उनमें से एक है ये। तो अब हर पेटेंट के लिए ना आपको एक्चुअली अप्लाई करना पड़ता है, ये उस तरह से नहीं है कि ऑटोमेटिकली बन गए। तो ये यूएस के अंदर इसके लिए यूएसपीटीओ है, जिसका नाम बेसिकली है यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स ऑफिस। तो आपको उधर जाके अप्लाई करना पड़ता है एक लंबे से प्रोसेस के थ्रू। तो कॉपीराइट तो ये करता है ना कि आपके पास ये एक्सक्लूसिव राइट्स वगैरह आ गए हैं। लेकिन जो पेटेंट्स है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो प्रोटेक्ट करते हैं कि क्लेम्स ऑफ द पेटेंट क्या है। अब क्लेम्स ऑफ द पेटेंट क्या होते हैं? तो सबसे अच्छी एग्जांपल है कि अगर हम ये एडिसन के बल्ब वाले पेटेंट का ही देख लें, तो एडिसन का जो बल्ब का पेटेंट था ना, उसके अंदर था कि हाई रेजिस्टेंस इनकैंडेसेंट क्या नाम है अपना, फिलामेंट इंक्लोज्ड इन अ नियर वैक्यूम ग्लास बल्ब पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत स्पेसिफिक फॉर्म में उसने बताया हुआ है कि उसका क्या आइडिया था नॉवल जिसने मसला सॉल्व किया था। तो अब अगर कोई बंदा होगा ना जिसने एग्जैक्टली ये चीज़ की होगी, तो हम कहेंगे कि ये उसकी इन्फ्रिंजमेंट है। अब पेटेंट्स के अंदर इन्फ्रिंजमेंट की भी दो किस्में होती है, लिटरल और आइडेंटिकल। लिटरल और इक्विवेलेंट। तो लिटरल इन्फ्रिंजमेंट ये होती है कि आपने एग्जैक्टली ये चीज़ कॉपी की हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ये चीज़ कॉपी करो तो ही आप लायबल होगे। अगर आप इसको ही कॉपी कर लेते हो लेकिन आप थोड़ा सा चेंज कर देते हो कि चलो ठीक है, मैं नियर वैक्यूम की जगह एब्सोल्यूट वैक्यूम में कर दी, तो अभी भी आपके ऊपर वो लायबिलिटी है। ठीक है। अभी भी आप कॉपी कर रहे हो, तो ये लाइक बेसिकली इक्विवेलेंट है। तो वो केस टू केस बेसिस पे एग्जामिन किया जाता है। तो अगर आपने फाइल करना है एक पेटेंट के लिए, तो क्या सब कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन है कि एलिजिबल सब्जेक्ट मैटर का होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एक नेचुरल लॉ ऑफ फिजिक्स को पेटेंट करने बैठ जाओ। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पेटेंट कर सकते हो, उनमें से एक है कोई प्रोसेस या मेथड हो, कोई प्रोसीजर हो। उसके अलावा अगर आपने कोई मशीन बनाई है तो आप उसको पेटेंट कर सकते हो। एक आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। उसके अलावा एक कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, लिटरली आपने एक चीज़ बनाई है, बस एक ऑब्जेक्ट बनाया, आप उसको भी कर सकते हो। तो ये कुछ लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे, इनमें से कोई एक होना चाहिए। उसके अलावा इन अगर क्या नाम है, अगर वो लाइक नया नहीं है, पहले का किसी ने किया हो, तो ऑब्वियसली आप पेटेंट नहीं कर सकते। तो इसको कहा जाता है प्रायर आर्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आप पेटेंट ऑफिस में जाते हो, वो प्रायर आर्ट के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर वो उसकी ज़्यादा सिमिलैरिटी निकल जाए तो आपको नहीं बनाने देंगे पेटेंट। उसके अलावा यूज़फुल होना चाहिए, मतलब ये तो ऑब्वियस है। और उसके अलावा ये है कि इट मस्ट नॉट बी ऑब्वियस टू अ फॉसिटा। अब ये फॉसिटा क्या होता है? ये होता है पर्सन हैविंग ऑर्डिनरी स्किल इन द आर्ट। मतलब ये है कि ये बेसिकली डाला इसलिए गया था रूल, क्योंकि ना जो पेटेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा, हम चाहते थे कि ना लाइक एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो जो प्रोग्रेस को और इनोवेशन को रिवॉर्ड करे। कि अगर किसी ने बंदे ने बल्ब बनाया है, बाद में कल को ये कोई कंपनी ना करना शुरू हो जाए कि वो मैस मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गई है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो आप उसको एक्सक्लूसिव राइट देते हो कि आप इस तरह की चीज़ सिर्फ आप ही बना सकते हो, और इसके जैसी मिलती जुलती चीज़ भी कोई नहीं बना सकता। तो पेटेंट्स का जो है ये वाला जो रूल है आखिरी वाला, वो बेसिकली एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए है। कि मतलब ऐवे कोई बंदा लाइक लूप होल की बेसिस के ऊपर ना बनाना शुरू कर दे कि ओ टेक्निकली नया है, टेक्निकली यूजफुल है, तो मुझे करने दो। तो ये बेसिकली है कि मतलब ट्रिवियल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मुश्किल हो, थोड़ा सा उसके अंदर एक्चुअल स्किल रिक्वायर्ड हो उस चीज़ को सॉल्व करने में जो आपने बनाई है। ठीक है। अब अगर आपके पास पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का डिस्प्यूट आ जाता है, तो एक तो आपके पास ऑप्शन है लिटरल इन्फ्रिंजमेंट की। उसके अलावा एक और होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विवेलेंट्स। इसकी बात हो चुकी है कि अगर आपका बहुत ही मिलता जुलता है तो भी आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का केस पड़ जाएगा। तो आपने डिफेंड कैसे करना है? लेट्स से आपके ऊपर पड़ गया कि आपने मेरा पेटेंट इन्फ्रिंज किया, तो इसका एक ही हल है कि आप बस को कि इसको कभी पेटेंट मिलना ही नहीं चाहिए था। ये आप सिर्फ यही आर्ग्यू कर सकते हैं। और इसके अंदर कुछ और डिटेल्स ये हैं कि अगर प्रूव हो जाता है कि आप जानते थे कि ये पेटेंटेड है,
तो आपके ऊपर ट्रिपल पेनल्टी पड़ेगी, तो जितने पैसे दे रहे हो उससे ट्रिपल दोगे। तो इसीलिए अक्सर इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्करेज किया जाता है कि आप पेटेंट्स ना पढ़ो, इवन दो उसके अंदर मॉडर्न इनोवेशंस वगैरह आपको पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कल को बंदा, आप उससे कोई मिलती जुलती चीज़ बनाते हो, वो बंदा कहता है नहीं कर लो, तो फिर ये नहीं वो आर्ग्यू कर पाएगा कि नोइंग वायलेशन थी। तो इसीलिए लोग पेटेंट्स कम पढ़ते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर पेटेंट्स की जहाँ तक बात है, ये है कि 1951 से पहले कोई सॉफ्टवेयर पेटेंट नहीं हुआ करता था। एक बंदा था जिसने कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का मिक्स बनाया था, उसको पेटेंट करवाया था। वो था लाइक एक थर्मल मोल्ड के अंदर टेम्परेचर वगैरह करने के लिए और समथिंग, रबर मोल्ड के अंदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए उसने एक पूरा आईओटी सिस्टम बनाया था। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर वाली पार्ट को भी उसने पेटेंट किया था, तो वो पहला पेटेंट था सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, जो हमारी स्लाइड्स के मुताबिक, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया इसके ऊपर। हो सकता है कि कोई और भी इससे पुराना हो। खैर, लेकिन अब उसके बाद से अब अगर हम देखें ना, तो अब एक साल में 20,000 सॉफ्टवेयर पेटेंट्स निकाले जाते हैं। अब आप कहोगे यार इतनी भी जिद्दत नहीं होती, ये 20,000 कैसे हो सकता है, मतलब हर दिन दो दो तीन तीन पेटेंट्स बन रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। अब एक्चुअली ना पेटेंट्स की भी किस्में होती हैं। हम जो बात कर रहे थे, ये यूटिलिटी पेटेंट्स की बात कर रहे थे, हमारे कोर्स में यूटिलिटी पेटेंट्स की बात हुई हुई है। लेकिन एक चीज़ होती है डिज़ाइन पेटेंट भी, वो होते हैं मोस्टली लाइक फॉन्ट्स और यूआई वगैरह वाली चीज़ों के लिए। तो जब गिन रहे होते हैं ना हम, ये इसके अंदर यूजुअली डिज़ाइन पेटेंट्स ने ही ज़्यादा वैल्यू इन्फ्लेट की होती है, वरना इतने भी नहीं हो रहे होते। तो एक तो ये बात हो गई। अब आगे जो है वो है कि अब सबसे ज़्यादा पेटेंट्स किसके पास होंगे, ऑब्वियसली लाइक गूगल एप्पल वगैरह के पास, जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, वही सबसे ज़्यादा जिद्दत कर रहे हैं। तो होता ये था कि हर महीने गूगल एप्पल को स्यू करे और एप्पल गूगल को स्यू करे कि नहीं आपने मेरी टेक्नोलॉजी यूज़ की, वो करे नहीं आपने मेरी की है। तो वो दोनों ही अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सारी ये बड़ी कंपनीज हैं ना, उन्होंने बाद में एक एग्रीमेंट कर ली क्रॉस लाइसेंसिंग की, कि आप मुझे स्यू ना करो, मैं आपको स्यू नहीं करूंगा, हम एक दूसरे के पेटेंट्स इग्नोर करते हैं, बस वायलेट करते जाते हैं। तो ये भी है एक चीज़, ठीक है। उसके अलावा है पेटेंट मिसयूज की बात। अब कुछ लोग ये करते हैं कि ना बचने के लिए, कि मेरे पे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट ना लग जाए, ऐसी चीज़ों को भी पेटेंट करने की कोशिश करते हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो बस जल्दी से पेटेंट करने की कोशिश करते हैं हर दूसरी चीज़ को। तो इसको डिफेंसिव पेटेंटिंग कहते हैं, कि आप इन फियर ऑफ बीइंग लाइक कॉपीड फ्रॉम, या फिर कोई और बंदा पेटेंट करके आपका काम छीन ले और कहे कि आप एक्चुअली कॉपी कर रहे हो, तो लोग हर छोटी मोटी चीज़ के लिए पेटेंट निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये है कि कुछ फर्म्स होती हैं जो जिनका पूरा बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो पेटेंट्स बनवा लेती हैं सिंपल सिंपल चीज़ों का, जितना वो कर सकते हैं, और बाद में उसके लिए रॉयल्टीज चार्ज करते हैं उसके राइट्स के लिए। तो लाइक स्लाइड्स के अंदर कोई एक कंपनी की एग्जांपल थी जो पता नहीं कितने हज़ार पैसे कमा रहे थे गूगल वगैरह को पेटेंट्स की राइट्स वगैरह बेच के। तो इस तरह की चीज़ें भी होते हैं। अब एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड है, मतलब आप आईएसओ स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हो नेटवर्किंग के किसी प्रोटोकॉल का, और आप उसके अंदर ना घुसा देते हो कोई ऐसी टेक्निक जिस जो आपको पता है कि एक्चुअली मेरा पेटेंट पड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे पेटेंट फार्मिंग। मतलब आपको पता है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, और आप दूसरों को बता नहीं रहे कि ये मेरा पेटेंट है और इससे मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि एक कंपनी के स्टैंडर्ड में या एक ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड में, पूरे दुनिया के स्टैंडर्ड में कोई ऐसी चीज़ आप स्नीक इन कर दो जिसकी वजह से उनको आपको रॉयल्टीज़ पे करनी पड़ा। अब इसी तरह की एक चीज़ है सबमरीन पेटेंट्स। अब सबमरीन पेटेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता, जो अननोइंगली लोग वायलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत नीश से होते हैं, किसी को पता नहीं होता। अब ये जो पेटेंट फार्मिंग है वो होती सबमरीन पेटेंट्स के ऊपर ही है, लेकिन पेटेंट फार्मिंग हम उसको तब कहेंगे जब आप लाइक विद इल इंटेंट खुद ही ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो इस तरह की कंडीशन कि एक सबमरीन पेटेंट एक स्टैंडर्ड के अंदर आ जाए, ठीक है। तो ये पेटेंट मिसयूज़ की बात हो गई। आगे ट्रेड सीक्रेट्स की बात है। अब ट्रेड सीक्रेट्स की सबसे ज़्यादा जो सिंपल एग्जांपल दी जाती है, वो दी जाती है कि कोक की रेसिपी अगर है, अगर वो लीक हो जाए तो कोक के सारा बिजनेस मॉडल ही ख़त्म हो जाए, तो वो एक ट्रेड सीक्रेट है। तो ऑब्वियसली कानून एग्जिस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों को पनिश करने के लिए। अब आप अगर कंप्यूटर साइंस के परस्पेक्टिव से देखो, क्या ट्रेड सीक्रेट हो सकता है, एक एल्गोरिदम भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे हम आजकल एआई के मॉडल्स होते हैं, क्लॉड मिथोस वगैरह, अगर उसके लिटरली सारे कोई बंदा बस वेट्स किसी तरह से लीक हो जाए, तो अब उनका जो सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा पॉइंट है कि उनका बड़ा वेल ट्रेंड मॉडल है, बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल है, आपने लिटरली अपने पास लोकली चला सकते हो उन्हीं वेट्स के साथ।
तो आपको अब उनको पैसे भी नहीं देने पड़े, कोई आपको लिमिट का नहीं मसला। तो आप इस तरह से उनका पूरा बिजनेस अंडरकट कर सकते हो। तो एक नेसेसरी कंडीशन होती है ट्रेड सीक्रेट के वैलिड होने की कि वो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो, कि अगर ये रिवील हो जाएगा ना तो आपको बहुत नुकसान होएगा, इस तरह का कुछ चीज़ है। तो ट्रेड सीक्रेट्स को इन्फोर्स करने के लिए जो यूजुअली एक चीज़ की जाती है वो है कि आप जिस भी कंपनी में जाओगे वो आपसे एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाएगा। आप लिटरली इंटर्नशिप पे भी जाओगे, आपको तब भी वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, जिसके अंदर होगा कि आप अगर यहाँ पे कोई चीज़ देखते हो आप किसी को नहीं बता सकते वगैरह वगैरह। और उसके अंदर यूजुअली नॉन कम्पीट क्लॉजेस भी होते हैं। वो ये होता है कि आप कहते हो कि आप हमारे जैसे कंपेटिटर्स के साथ भी काम नहीं कर सकते। तो इसकी एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि लाइक अभी सॉफ्टेक पे ही ये था, ये जो सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। तो इन्वोज़ोन और प्योर लॉजिक एक साथ थे। मैं लाइक अपनी सीवी वगैरह ड्रॉप करने गया हुआ था। तो मेरे साथ ही एक लेफ्ट पे एक बंदा था। वो बंदा कहता कि मैं पिछले साल मैं इन्वोज़ोन के साथ काम कर रहा था, तो अब मैं यहाँ पे जॉब लेना चाहता हूँ। तो प्योर लॉजिक्स वाले कहते हैं ओ ये तो मसला हो जाएगा क्योंकि नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन की होगी आपने वगैरह वगैरह। तो लाइक ये पाकिस्तान में भी रेलिवेंट है, मेरी बात का मकसद ये। तो हर कंपनी आपसे करवाएगी लाइक रिटार्डेड से रिटार्डेड इंटर्नशिप के लिए भी आपको एनडीए साइन करना पड़ेगा इस तरह के। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब उसके अलावा एक चीज़ है कि लोग इसको थोड़ा सा अनरीजनेबल समझते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा लीगली ये ऊपर नीचे होती रहती है चीज़, कि कुछ लॉयर्स कहते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं होना चाहिए। तो ये एक ऑन गोइंग डिबेट का टॉपिक है। लेकिन रियलिटी में तो आपको साइन करना ही पड़ेगा, तो हु केयर्स। अच्छा, आगे है कंपेटिटिव इंटेलिजेंस और इकोनॉमिक एस्पियोनाज। तो इकोनॉमिक एस्पियोनाज यही है कि आप इलीगल मेथड्स के थ्रू इस तरह के ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और कंपेटिटिव इंटेलिजेंस है कि अगर आप लीगल तरीकों से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बस यही फ़र्क है। तो ये बस एक सिंपल सी बात है। इसके लिए ऑब्वियसली लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं वगैरह, लेकिन उन लॉज के कौन नाम रटे, इतने ज़्यादा लॉज हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएगा नहीं। उसके अलावा इसी टॉपिक के अंदर सर ने कुछ और भी छोटी मोटी बातें की थी, लाइक एक बिना वजह कोई 4 स्लाइडें स्टूडेंट प्लेजरिज्म पे आ गई थी। उसमें कुछ खास बात हुई नहीं हुई थी, लेकिन आगे बात हुई थी रिवर्स इंजीनियरिंग की। अगर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग का नहीं पता तो लाइक आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू गीड्रा। काफ़ी अच्छा है। गीड्रा जो है वो जो अमेरिकन मिलिट्री है उसने डेवलप किया हुआ है। किसी भी EXE को ना वो लाइक डीकम्पाइल कर देता है और लाइक उसको लाइक उसकी असेंबली और सी लाइक कोड दे देता है आपको। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली आप ये करते हो कि आप ऑब्फुस्केटेड कोड की बेसिस पे कंपाइल्ड कोड और ऑब्फुस्केटेड कोड को रिवर्स इंजीनियर करते हो और आप उसको देखते हो कि एक्चुअल सोर्स कोड क्या होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली अक्सर बार लीगल होती हैं, लेकिन कभी कभी इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए माना जाता है कि सही है। तो यहाँ पे एक की टर्म थी इंटर ऑपरेबिलिटी। वो बेसिकली ये है कि आप अगर स्पॉटिफाई का क्लाइंट है, इसका कोड नहीं मुझे पता, लेकिन अगर मैं किसी अपने पर्सनल प्रोग्राम के साथ इसको लाइक लिंक करना चाह रहा हूँ, तो आ, मुझे इसके लिए कोई API हुक्स चाहिए होंगी, राइट। तो मैं अपने लोकल यूज़ के लिए कि ये दूसरे मेरे सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी तरह से काम कर सके, मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियर करके थोड़े से चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर इंटरऑपरेबिलिटी की बात हो रही होती है अक्रॉस डिवाइसेस की। तो वो नेटवर्क ओवर एंड नेटवर्क डेटा शेयरिंग वगैरह के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो इन केसेस के अंदर लीगली अलाउड होता है, लेकिन उसके अलावा रिवर्स इंजीनियरिंग अलाउड नहीं होती आमतौर पर। उसके अलावा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। सबसे सिंपल एग्जांपल ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट की है कि आप एडिडास के जूते लेने जाते हो, आपको हर जगह अबीबास पता नहीं क्या क्या नजर आता है, कि आप एक नोन कंपनी के ब्रांड आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर रहे हो अपने बेनिफिट के लिए, जबकि आप उसके साथ एसोसिएटेड नहीं हो। आखिरी जो बात है इस टॉपिक में वो है साइबर स्क्वाटिंग। ये तो सबको पता होता है कि कोई बंदा डोमेन खरीद के रख लेगा ताकि बाद में महंगी बेचता है। आपने यूज़ भी नहीं करनी, बस आपने खरीद के रख ली क्योंकि आपको पता है इस कंपनी को चाहिए होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी छोटी मोटी, बस टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। अब आगे है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इस टॉपिक के पहले भी हमने थोड़ा सा कवर किया था। लाइक HR करती क्या है, वो इंश्योर करती है लीगल कंप्लायंस वगैरह, एथिकल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह इन्फोर्स करती है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पहले भी बात की थी, अब बस थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, सही है। क्योंकि MCQs में ऑब्वियसली ब्रॉड लेवल चीज़ें नहीं आनी, ज़्यादा स्पेसिफिक ही आएगी फिर, इसलिए थोड़ा सा उसके देख लेते हैं। लास्ट टाइम ये बातें नहीं हुई थी। तो सिलेक्शन टेक्निक्स के अंदर जो स्लाइड्स थे उसके अंदर ये कहा हुआ था कि HR के किसी बंदे ने अगर आपको सिलेक्ट करना है उसके पास ये चीज़ें हैं। यार ये इतना कुछ समझाने वाला इसमें है नहीं, मैं बस जल्दी जल्दी गुजारता जाता हूँ। 1-to-1 वर्सेस पैनल इंटरव्यूज़,
पैनल इंटरव्यूज़ फेवर करते हैं ज़्यादा सोशली कैरिज्मेटिक लोगों को, जबकि वन टू वन ज़्यादा कॉम्पिटेंस बेस्ड को। तो वो रूल के मुताबिक आपको देखना पड़ता है कि कौन सा वाला बेहतर रहेगा। उसके अलावा आप एचआर की ही जिम्मेदारी होती है बकाया ये चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं। और नेपोटिज्म और क्रोनियज़म के बीच में फ़र्क बताया हुआ है कि अगर आप दोस्त के लिए कर रहे हो तो फ़र्क है, अगर आप एक्चुअल कोई भाई बहन के लिए कर रहे हो तो फिर वो नेपोटिज्म होगा। अ, तो क्रोनियज़म है कि आप अपने दोस्त के लिए कर रहे हो, बस एक डिस्टिंक्शन है बिना वजह के। उसके अलावा ये है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनके बीच में फ़र्क क्या है? तो ट्रेनिंग होती है आपकी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर आपकी स्किल्स बेहतर करने के लिए। डेवलपमेंट होती है कि आपको नई ड्यूटीज़ जो दी जानी चाहिए उनके लिए स्किल्स पहले की सेट करवा रहे होते हैं, कि वो आपको थोड़ा डिफरेंट वर्क एक्सपीरियंस दिलवाएंगे। आपको हो सकता है वो एक इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड मास्टर्स वगैरह भी होते हैं, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड पीएचडीज भी होती हैं, इस तरह की चीज़ें भी करवा सकते हैं, तो वो भी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में आता है। उसके अलावा रिम्यूनरेशन पॉलिसीज़ हैं कि कितना पे करना है, किसको कैसे पे करना है। इसके अंदर आपके पास जॉब एवेल्यूएशन स्कीम्स होती हैं, नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल के अंदर आपको होलिस्टिक व्यू देखना होता है कि कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है सेक्टर ऑफ द जॉब ऑफ द वर्कफोर्स, कि ओके ये डेवलपर्स जो हैं ये हमारे लिए इतना बिजनेस लेके आए तो इनको इतना फ़ायदा होना चाहिए, उसकी प्रोपोर्शनेट आप जॉब की वैल्यू के प्रोपोर्शनेट आप किसी डॉक्यूमेंट में उसको फॉर्मली एक्सप्रेस कर लेते हो, और ये करना होता है क्योंकि लीगल कंप्लाइंस के लिए ज़रूरी होता है। उसके अलावा एनालिटिकल है। एनालिटिकल के अंदर है कि आप उसको डीकम्पोज कर लेते हो स्किल्स, ड्यूटीज़ और एफर्ट के अंदर, और उसकी बेसिस के ऊपर एक वेटेड सम की तरह आप उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करते हो कि कितनी वैल्यू है इस जॉब की। उसके अलावा इंसेंटिव्स बियॉन्ड बेस पे, तो अगर कोई इंसेंटिव प्रोग्राम्स हैं तो वो भी इनको डिसाइड करने होता है कि जो हर पीस बेच रहा है ये बंदा उसकी बेसिस के ऊपर करना है, उसको एक्स्ट्रा बोनस देना है, या आपने बस एनुअल बोनस करना है, या कमीशन करना है सीन, या गेन शेयरिंग करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग करनी है, स्टॉक ओनरशिप देनी है। तो गेन और प्रॉफिट शेयरिंग में फ़र्क ये है कि गेन शेयरिंग जो है वो है बेसिकली कि आपके डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है तो आपको बोनस मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग है कि वैसे ही आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है ना इस डिपार्टमेंट का, वो आपको मिलना ही मिलना है, चाहे वो पिछले साल के प्रॉफिट के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तरह आप सोच सकते हो इसको, कि ये रेट ऑफ चेंज की बेसिस के ऊपर होता है गेन शेयरिंग। खैर रेट ऑफ चेंज नहीं, मतलब एक एब्सोल्यूट चेंज की बेसिस के ऊपर, चेंज इन प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर, ये कह लो बस। अच्छा, तो आगे अप्रेजल स्कीम्स हैं, कि ये बंदा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए सेल्फ अप्रेजल है, पीयर अप्रेजल है, 360 डिग्री अप्रेजल है। कुछ इसके अंदर मसले आते हैं, लीनियंसी एरर है, कुछ लोग लीनियंसी इंडिविजुअल्स कहलाते हैं जिनको लोग कहते हैं कुछ नहीं होता यार अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्क्यूड होते हैं रिजल्ट्स। आगे सेंट्रल टेंडेंसी एरर है कि अक्सर लोग एक्सट्रीम आंसर्स नहीं देते, सारा कुछ दरमियान के करीब ही होता है, तो इतना लाइक मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता। तो इन मसलों को भी हैंडल करना होता है, और इसके खिलाफ जो वो कर सकते हैं और जितना ऑब्जेक्टिवली वो मेजर कर सकते हैं उनका मेजर करना काम होता है, और उसकी बेसिस के ऊपर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह चलाना है वो करो। उसके अलावा और भी अप्रेजल के और भी किस्में हो सकती हैं, कि आप खाली परफॉर्मेंस अप्रेजल के अलावा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह के काम भी देख सकते हो, तो वो किस तरह से मैनेज करवाना है, तो दूसरे डिसीजंस के अंदर भी एचआर मदद देता है। अब उसके अलावा फाइनल डिसमिसल प्रोसीजर्स जो हैं उसके अंदर ये है कि आपको कभी कभी रिडंडेंसी पे वगैरह देनी पड़ती है, एक नोटिस में होना पड़ता है, ये सारी लिटरली वही सारी बातें हैं, इसके अंदर कुछ है नहीं इतना, तो ये बस जल्दी से गुजारता जाता है। अब डिसमिसल रिलेटेड आइडियाज़ जो दूसरे हैं वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल होता है कि आपने कंडीशंस ऐसी क्रिएट की हैं कि बंदा खुद ही छोड़ जाए, ताकि आपको ना कहना पड़े कि हमने रिडंडेंसी की वजह से किया और हमें रिडंडेंसी पे ना देनी पड़े। तो ये एक लूप होल है जो काफ़ी बार लोग इस्तेमाल करते हैं। रिडंडेंसी सिलेक्शन क्राइटेरियाज, कुछ लोग लास्ट इन फर्स्ट आउट करते हैं, कि मतलब जो बंदा मोस्ट रिसेंट है उसी को निकाल दो रिडंडेंसी अगर हो गई है, ताकि लाइक सीनियर स्टाफ को जॉब से सेफ्टी की वजह से थोड़ा सा सुकून रहे। कुछ लोग वॉलेंटरी रिडंडेंसी ऑफर्स करते हैं। उसके अंदर सर ने एग्जांपल दी थी कि लाइक पाकिस्तान के अंदर बैंक्स ने एक गोल्डन हैंडशेक प्रोग्राम चलाया था, जो कह रहे थे कि अगर आप खुद ही छोड़ जाओगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे टाइप शर्ट। तो इस तरह से था। अब ये सारी बातें हो गई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की और एचआर की। अब हम आते हैं एक्चुअल नया कंटेंट, ठीक है। ये सारा था जो मतलब एक्चुअली मैं 4 महीने पहले, 4 महीने नहीं वैसे 3 महीने पहले कवर किया हुआ है। अब थोड़ा ज़्यादा रिसेंट कंटेंट आना शुरू हो गया। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के अंदर यही है ज़्यादा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पूरा आगे जाके आपने कोर्स पढ़ना है। वो यही होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर कर रहे हो, ठीक है।
आपने पासवर्ड्स हैश करके स्टोर करने हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जितने कंप्यूटर्स कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहे हैं उतना ज़्यादा मुश्किल होता जा रही है। और काफ़ी मसले आते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स बताए हुए हैं कि एक्सप्लॉइट क्या होता है, पैच क्या होता है, ज़ीरो डे क्या होता है। अब ज़ीरो डे अगर आपको नहीं पता, बस यही समझाने वाली चीज़ है। ज़ीरो डे एक ऐसी चीज़ है जो अननोन वल्नरेबिलिटी होती है। तो ये बेसिकली है कि डेज फ्रॉम डिस्कवरी कह लो, आई गेस। कितने दिन हो गए इसको डिस्कवर हुए? ज़ीरो, मतलब अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ। इस तरह से निकला था नाम। तो ज़ीरो डे अटैक का मतलब है कि अननोन वल्नरेबिलिटी। तो उसके लिए जो नोन वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसके अंदर वो CVEs वाली पूरी लिस्टिंग होती है वगैरह। तो ये कुछ बेसिक साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइट्स के वायरस हो सकता है, वर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, डीडॉस अटैक हो सकता है, रूटकिट हो सकती है, फिशिंग स्पैम। तो इनमें कुछ इतना है नहीं, ये मैंने बहुत सिंपल सा टेबल है सामने, सारा कुछ लिखा ही हुआ है। जो एक आध टर्म शायद आपको नहीं पता होगी, RCE होता है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो रूट किट के अंदर ये होता है कि आप किसी तरह से रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ले लेते हो और सूडो एक्सेस ले लेते हो, जो लिनक्स का सूडो होता है, कि या फिर विंडोज़ की टर्म्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ले लेते हो किसी तरह से, ताकि आप उसके कंप्यूटर पे कुछ भी कर सको रिमोटली, ठीक है। तो वो भी कैसे होता है? आप किसी ज़ीरो डे को एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो बेसिकली। विंडोज़ के अंदर कोई ज़ीरो डे निकल आया कि वो ये एक्चुअल विंडोज़ के कोड के अंदर एक वल्नरेबिलिटी है कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ, तो मुझे ये करने को मिल जाएगा। यूजुअली रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वो स्टैक ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो सॉरी, यूज़ कर रहे होता है कि लाइक स्टर कॉपी की जगह स्टर एन कॉपी, उल्टा बोलते हैं, स्टर एन कॉपी की जगह स्टर कॉपी यूज़ किया हुआ अपने कोड में। खैर, उसके अलावा फिशिंग है। फिशिंग के अंदर इन्होंने बस शुगल में कोई एक्स्ट्रा जादू से टर्म्स इन्वेंट की हुई हैं। एक है स्पीयर फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग। लाइक ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, स्पीयर फिशिंग होती है टारगेटेड, कि अब आप फिशिंग ही कर रहे हो लेकिन आप एक स्पीयर के साथ कर रहे हो, पॉइंटेड है। स्मिशिंग होता है कि आप SMS के थ्रू कर रहे हो, विशिंग होता है आप वॉइस मैसेज के थ्रू कर रहे हो। तो वो जो वॉइस क्लोन सॉफ्टवेयर होता है, या फिर वो जो बच्चा रो रहा होता है और कहता है कि ओ मैं अगवा हो गया हूँ, लेकिन एक्चुअली वो अगवा नहीं हुआ होता। तो इस तरह की चीज़ें। तो कंप्यूटर क्राइम्स के अंदर ये भी सारी चीज़ें इन्होंने डाली हुई हैं, शुगर है सारा। um, और इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, आगे चलते हैं। परपिट्रेटर्स की भी इन्होंने एक टेक्सोनॉमी बनाई हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मतलब बहुत सिंपल है। देखना है तो देख लो, इसमें लिटरली कुछ भी नहीं है। तो गुजारते जाते हैं। अब इसके बाद लेक्चर 20 के अंदर मिड हुआ था हमारा। अब ये मिड का कंटेंट नहीं था, लेकिन ये मिड से पहले हुआ था सारा कवर। तो अब मिड 2 के होने के बाद वाला कंटेंट फाइनली। तो सबसे पहले है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगर आप एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हो, आप कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो लोगों की जानों को रिस्क करेगा अगर मेल फंक्शन करके, तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि प्रोडक्ट के लिए लायबल कौन है। तो यूजुअली तो सारे इन्वॉल्व जो हैं वो सारे ही होंगे। तो इसलिए आपको पहले एक पूरी चेन बनानी पड़ती है कि अच्छा ये इसका सेफ्टी ऑफिसर है वगैरह वगैरह। तो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर कुछ मसले आते हैं कि एक तो नोट किया गया कि इंसान गलती करता रहता है, तो हर 7 से 10 लाइनों के बाद कोई ना कोई आपने गड़बड़ कर दी होती है। आपने शायद वो रील्स देखी होंगी, राइटिंग इन C++ until I write unsafe code over, लाइक एक्चुअली 2 सेकंड की वीडियो होती है, क्योंकि आप जैसे ही स्टर कॉपी यूज़ कर रहे हो तो स्टर एंड कॉपी की जगह तो आपका कोड अनसेफ हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा अब ऑब्वियसली AI के साथ और ज़्यादा हो गया, क्योंकि AI कोड इज़ वेरी वल्नरेबल आमतौर पे। उसके अलावा एक्सट्रीम प्रेशर टू रिड्यूस टाइम टू मार्केट। सारे लोग जल्दी में लगे होते हैं कि बस जल्दी जल्दी जल्दी, तो फिर वो क्वालिटी के ऊपर नहीं फोकस कर पाते। उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की जहाँ तक बात है, उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अक्सर बार मसले आ जाते हैं। तो जो मसले आते हैं उनके साथ क्या होता है, तो बेसिकली अगर आपके सॉफ्टवेयर की वजह से किसी की जान को खतरा हुआ है या किसी की प्रॉपर्टी को खतरा हुआ है, तो वो आपको स्यू कर सकता है। 4 मेजर किस्में हैं इसकी। अच्छा, ये ऊपर जो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स वगैरह, ये बस मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने 2 से ज़्यादा बार ज़िक्र किया हुआ था। वरना ये बस यही है कि सिक्योरिटी क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर प्रोडक्ट लायबिलिटी बहुत मैटर करती है। मेरी गली बहुत अच्छी है। ओके, तो सॉफ्टवेयर लायबिलिटी क्लेम्स जो है उसकी 4 मेजर किस्में हैं।
स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड ब्रीच ऑफ वारंटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? ये बेसिकली ये है कि अगर आपने कुछ ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से किसी की कोई बंदा मर गया और किसी की जान में नुकसान हुआ, तो चाहे आपने सारे प्रोसीजर्स बिल्कुल सही फॉलो किए, आपने बहुत अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम रखी हुई है, आपके इंटेंशंस भी बहुत अच्छे थे, आपकी प्रोडक्ट की गोल्स भी बड़े अच्छे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी आप डैमेजेस पे करनी पड़ेंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। ये एक्सट्रीम केसेस में होता है जब कोई बंदा मर जाता है या इस तरह का सीन होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए वगैरह इस तरह की चीज़। तो एवरीवन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लायबल। कोई खाली एक बंदा नहीं, बल्कि पूरी चेन। तो वो ऑब्वियसली वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोड्यूस किया, जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अगर आप एक बी टू बी सास हो, आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट किसी और ने किया था, लेकिन उस बी टू बी सास की बात भी हो रही है, उसको भी करना पड़ेगा। अ, क्योंकि आई मीन उनका उनकी तरफ से भी था कि लाइक डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ उनकी भी कोई ड्यूटीज थे। तो खैर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर अगर आपका केस पड़ जाता है तो डिफेंस क्या हो सकता है? तो डिफेंस सबसे कॉमन है डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इवेंट ये कहता है कि एक्चुअली जो हुआ है ना, वो इतना रेयर किस्म का केस था कि वो इस सिस्टम के कंट्रोल से ही बाहर था। तो ये हो सकता है कि मतलब 4 बार बिजली एक ही जगह पे स्ट्राइक की, फिर जाके सिस्टम मैन फंक्शन हुआ, तो आप कहोगे कि यार ये तो अब लाइक हमारे कंट्रोल से बाहर है ना, ये अब रीजनेबली स्पीकिंग इसके लिए तो आप नहीं कुछ भी कर सकता। तो आपने बस ये प्रूव अगर आपने कर दिया कि बहुत ही कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से ये होना ही था, तो वो आपको छोड़ देंगे। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस ख़त्म हो गया, मतलब अब इस क्राइम को हम मान रहे हैं कि क्राइम था, लेकिन अब जो लिमिट होती है कि इतनी देर तक इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है ये वाला कानून, वो वाला पास हो गया कि अब ज़्यादा देर हो गई है बेसिकली। टू लेट, हाँ हाँ, बेसिकली ये एक डिफेंस है। उसके अलावा एक ये है कि आप एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, गवर्नमेंट की गलती है, ये भी हो सकता है। सही है, ये भी एक डिफेंस है, लेकिन ज़्यादा कॉमन सुपरवीनिंग इवेंट है। अब आगे है नेग्लिजेंस का केस। नेग्लिजेंस का केस तब हो सकता है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस तब होगी अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो कहा जा सकता है कि एक रीजनेबल पर्सन होता ना, उसने ये चीज़ देख ली होती, आपने नहीं देखी, और इसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, तो ये नेग्लिजेंस का केस बनता है आपके ऊपर। तो कॉमन डिफेंसेस इसके अंदर दिए जाते हैं कि एक्चुअली नहीं थी, एक रीजनेबल बंदा भी करता। उसके अलावा दूसरा एक एंगल आप ले सकते हो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। आप कह सकते हो कि एक्चुअली विक्टिम की गलती थी, उसने कोई बहुत इररिस्पॉन्सिबल हरकत की है, जिसकी वजह से हुआ है। तो अगर आप एक बाइक मैन्युफैक्चरर, आप कहो कि एक्चुअली ये बंदा पता नहीं कि इसने अपनी बाइक के अंदर मॉडिफिकेशंस ऐसे की थी जिससे ज़्यादा डेंजरस हो गया था, तो फिर आप कहोगे कि एक्चुअली मेरी बाइक की गलती नहीं, उसकी ब्रेकें फेल नहीं हुई थी, बल्कि वो उसने खुद छेड़खानी की हुई थी, तो उसकी गलती है एक्चुअली, या वो बहुत ही गलत तरह से चला रहा था, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर के लिहाज से इसके अंदर काफ़ी एग्जांपल्स बन सकती हैं कि आपको कि यार एक्चुअली मेरा सिस्टम सही है, ये बस यूज़र इनपुट गलत आपने डाली थी, आपने इलीगल इनपुट डाल दी थी, उसके बाद होना यही था। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा ब्रीच ऑफ वारंटी है। बेसिकली एसआरएस की जब हम बात कर रहे थे कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के हवाले से मिड टू के लिए, तब हमने ये बातें की थी कि एसआरएस के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स होती हैं कि इतनी देर की वारंटी है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो हम आपको गारंटी कर रहे हैं। अगर वो जो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड अपने एसआरएस में लिखा हुआ है वो मीट नहीं होता, आ, तो फिर आपके ऊपर केस पड़ सकता है ऑब्वियसली कि ये झूठ बोलते हैं और समथिंग, और फिर आपको डैमेजेस पे करनी पड़ेंगे। अब ये एक्चुअली बड़ा मुश्किल होता है हारना, क्योंकि आपने खुद वो लिखा होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट, तो आप एसआरएस डॉक्यूमेंट कंपोज ही ऐसे करते हो कि आपके ऊपर इस तरह का लॉ सूट ना पड़ पाए। आप इतना मॉडेस्ट टर्म्स के अंदर अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी को डिफाइन करते हो कि वो होल्ड ही नहीं कर सकता किसी कोर्ट में, तो रियलिस्टिकली ये बड़ा रेयर होता है। ज़्यादा आई गेस ये भी हो सकता है कि इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन का, जिसके अंदर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बस ये है कि ये बंदे झूठ बोल रहे थे, इन लोगों ने एक्चुअली कहा ये है कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे कर देगा, लेकिन एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं कर रहे, उन्होंने मुझे जानबूझ के उल्लू बनाया है और उसकी वजह से मुझे एक इनकम्प्लीट प्रोडक्ट दे दी है। तो उस तरह से भी हो सकता है। तो अगर लॉस ऑफ लाइफ नहीं भी हुई तो तब भी हो सकता है ये ऑब्वियसली। अच्छा,
उसके बाद है सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट का। ये तो हमने लायबिलिटी की बात करी है ना, कि प्रोडक्ट लायबिलिटी किसके पास है एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के अंदर। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ये है कि अब अगर आपके पास अगर आप अपनी क्वालिटी एक क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हो, आप सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हो और आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी को बहुत वैल्यू करते हो, तो सबसे पहली चीज़ है आपको बहुत अच्छी क्यूए चाहिए। तो क्यूए के अंदर क्या आ जाता है, स्टैटिक टेस्टिंग आ जाती है, डायनामिक टेस्टिंग आ जाती है। स्टैटिक टेस्टिंग तो ये है कि आप साथ साथ लाइक कोड रन किए बिना जो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, जो लिंटर्स वगैरह होते हैं जो आपके सिंटैक्स एरर्स वगैरह ढूंढ देते हैं, वो स्टैटिक टेस्टिंग होती है। उसके अलावा और भी कुछ स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर चीज़ें होती हैं कि वो पैटर्न्स देख लेते हैं कि यार यूजुअली ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एक कॉमन मिस्टेक है जिससे एक मसला हो जाता होता है। तो उसके लिए एआई टूल्स वगैरह भी होते हैं, एल्गोरिथमिक टूल्स भी होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आगे डायनामिक टेस्टिंग है जो एसई के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा ये है कि ये आप करोगे तो आपके ऊपर नेग्लिजेंस क्लेम्स नहीं पड़ सकते, क्योंकि आप कहोगे कि देखो मैंने सारी प्रोसेस तो फॉलो की है जो प्रॉपर बनती है। तो इसके अंदर आप अगर आप साइड कर रहे हो ना कि आप कौन से वाले प्रोसेस मॉडल को फॉलो कर रहे हो, ये एक वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस मॉडल है वगैरह इस तरह, इसीलिए एसआरएस के अंदर भी ये लिखा जाता है कि हम किस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आगे बात है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल बेसिकली ये है कि आप ये कुछ लाइक आप कह लो एक मेजर है कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉपर प्रोसेसेस फॉलो कर रही है। अगर कोई ऐसा है ना कि बस एम ही कोई स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपस में, उन्होंने अपना स्टार्टअप बना लिया हुआ है, कोई इतने खास रूल्स नहीं है, वो बस लाइक जब मर्जी लेट हुए होते हैं अपने काम के ऊपर, क्लाइंट को बार बार एक्सटेंशन मांग रहे होते हैं, कोई इतनी कोई खास प्रोसेस नहीं है, कोई क्यूए टीम वगैरह नहीं बैठी हुई, बस यही कोई 4-5 लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने एक कंपनी बना ली है। तो उसका मेच्योरिटी लेवल इनिशियल होएगा लेवल 1। तो अगर वो आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाँ उन्होंने प्रूव कर लिया है एक ऑडिटर को कि उन्होंने बड़े स्किल्ड लोग हायर किए हुए हैं, उनके पास प्रॉपर प्रोसेसेस हैं जो फॉलो भी होती हैं, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस हैं, तो फिर आपको ये मैनेज्ड है एक इंस्टीट्यूशन। डिफाइंड तब होगा अगर अक्रॉस डिफरेंट टीम्स प्रोसीजर्स स्टैंडर्डाइज्ड हैं। उसके अलावा यही सबसे बड़ी वैसे बात है, कि बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड होंगे, आपके बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होएगी आपके प्रोसीजर्स की, और आप कंसिस्टेंटली अपने सारे प्रोसीजर्स को फॉलो भी कर पा रहे हो। जबकि मैनेज जो है ना, उसके अंदर ये है कि ये एक पॉइंट था कि लाइक स्टेटस ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स इज विजिबल टू मैनेजमेंट एट डिफाइंड पॉइंट्स ओनली। ठीक है, मतलब थ्रू आउट आपको नहीं पता, आपको बस छोटे छोटे इंटरवल के बाद पता चल रहा है कि चलो ठीक है अभी तक इधर तक पहुंची, इधर तक पहुंची है। जबकि एक डिफाइंड की एग्जांपल होगी स्क्रम, उसके अंदर डेली स्क्रम मीटिंग्स वगैरह की, उससे आपको हर रोज़ पता चल रहा होता है कि अच्छा ये बंदा है कि ये मसला आ रहा है, ये ऐसे हो रहा है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करते हैं कि अच्छा हम किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं वगैरह। तो वो एक डिफाइंड प्रोसेस मॉडल हो गया। आ, उसके अलावा क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड जो है, उसके अंदर ये है कि आप डेटा और फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह की बेसिस के ऊपर अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते जा रहे हो, कि आप प्रोजेक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कितना उठा सकते हो कितना नहीं उठा सकते, उसकी बेसिस पे कमिटमेंट्स कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें। तो आप डेटा ड्रिवन अगर हो गए हो ना ज़्यादा, तो आप क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड है। और अगर आपने प्रूव कर लिया कि आप अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हो प्रोसेस मॉडल्स को फॉलो करने के लिए और अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए, जो कि पाकिस्तान में एक भी कंपनी नहीं है, तो आपका लेवल 5 ऑप्टिमाइजिंग पे आता है वो CMMI। तो पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो ज़्यादातर लेवल 4 पे आते हैं, सबसे अच्छे भी। तो नेटसूल सिस्टम्स वगैरह जो हैं वो लेवल 4 पे आते हैं, बकाया अक्सर लेवल 3 लेवल 2 के दरमियान में होता है। आपने अगर ये अपना लिखवाना है कि देखो मैं लेवल 4 का हूँ, लेवल 5 का हूँ, तो आपको एक ऑडिटर बुलवाना पड़ता है बाहर से जो ये चीज़ें वैल्यूएट करता है, और उसकी बेसिस पे आपको रेटिंग मिलती है। उसके बाद है, लेट्स से आप अब इस सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम बना रहे हो, आपने पूरा प्रोसेस मॉडल भी फॉलो कर लिया, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आप यूज़ करोगे। एक होगा कि आपका एक प्रोजेक्ट सेफ्टी इंजीनियर होगा, उसके अलावा आपके पास एक हैजर्ड लॉग होएगा जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री होएगी कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी मिली है, तो कोई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी मिली है, तो
उसका स्टेटस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो कब आएगा कब नहीं आएगा, उसके वो किस डेट पे किस तरह से हैंडल किया गया, क्या चेंजेस किए गए उसको सॉल्व करने के लिए, उसके चेंजेस से क्या सिस्टम में चेंजेस आए, कोई और तो मसला नहीं प्रोड्यूस हो गया, पूरी हिस्ट्री जो होती है ना, उसके सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। उसके अलावा सेफ्टी रिव्यूज होते हैं। आप रेगुलर इंटरवल्स के साथ आप असेस कर रहे होते हैं सेफ्टी के लिए, कुछ टेक्निक्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे अभी अगली स्लाइड्स में। उसके अलावा आप जानबूझ के रिडंडेंसी डालते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसके अंदर उसके सबसे सिंपल एग्जांपल, आप मल्टीपल सर्वर्स डाल देते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर बहुत ज़रूरी है सर्वर के साथ कम्युनिकेशन होती रहे, तो आप बार बार कह रहा हूँ, सॉरी, आप मल्टीपल सर्वर्स डाल दोगे कि अगर कोई एक फेल हो जाता है ना तो आप दूसरे वाले के पास चले जाओ। तो आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं रखते, आप मल्टीपल कॉपीज रखते हो। आप एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि आपको पता है कि इस फंक्शन के अंदर कभी एक इंटीजर के अलावा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप फिर भी टाइप टेस्ट करते हो उसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा रोबस्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये होता है कि आपके जो सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, आपका हैज़र्ड लॉग है, आपका एसआरएस है वगैरह, वो सारा आपस में कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो उसके लिए कोई एक्चुअल मैच्योर सिस्टम होना चाहिए, कि ना कि ये कि कोई बस एक बंदा पागल हुआ हुआ है कि ओ मैं ये भी चेक कर लूँ, मैं ये भी चेक कर लूँ। उसको किस तरह से आप ऑटोमेट कर सकते हो, किस तरह से आप रिव्यू करवा सकते हो। एक बंदा रिस्पॉन्सिबल कर दो उसकी वैलिडेशन के लिए, एक बंदा उसको उसके अंदर मसले ढूंढने के लिए कि और उसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि एक बंदे को दिखा रहे हैं, मतलब लाइक जनरेटेड डिस्क्रिमिनेटर। उसके अलावा एक और चीज़ होती है एन वर्जन प्रोग्रामिंग। एन वर्जन प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द प्रोग्राम पैरेलल में चला रहे होते हो, और आप उन दोनों की आउटपुट्स एवरेज करके अपना आंसर देते हो। तो अगर आपने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए अपने सिस्टम के अंदर, आपको पता है पुराना वाला स्टेबल था, नया वाला हो सकता है कभी कभी गड़बड़ कर जाए, तो आप एक फॉल बैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन एन वर्जन यूजुअली 2 से ज़्यादा पे होगा, तो 3-4 वर्जन्स आपके पास, एक करंट वर्जन, एक उससे पिछला, एक उससे पिछला। आप उनकी रिजल्ट्स की एवरेज करके उसकी बेसिस के ऊपर रिजल्ट दे देते हो। एवरेज कम करोगे, आप मोड ज़्यादा यूज़ करोगे कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग जो आपके पास आंसर मिल रहा है अमंग्स दीज, तो आप उसको एक ऑड नंबर रखोगे ताकि टाइप ब्रेकिंग ईजी हो। एनवर्जन प्रोग्रामिंग हो गई। उसके अलावा अगर आप जहाँ तक ये बात थी कि हम सेफ्टी रिव्यूज़ वगैरह, सॉरी कहाँ पे गया, क्या क्या कहाँ था ये, मैंने एक चीज़ की थी, हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो ये है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहले है, इसके अंदर आता ISO 9001। ये एक फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अगर आप इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल सकता है, जो आप डाल सकते हो कि हम ISO 9001 सर्टिफाइड है। उसको अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स चाहिए होंगे हर चीज़ के लिए, और आपको ऑडिटर को प्रूव करना होगा कि आप ये फॉलो भी करते हो। ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है फमिया। फमिया है फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। ये कुछ इस तरह से टेबल बनता है, लाइकलीहुड ऑफ द अकरेंस, लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्शन, सेवेरिटी और रिस्क प्रायोरिटी वगैरह। तो इस तरह की चीज़ें आप असाइन करते हो, आप देखते हो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे फेलियर अगर हो जाए, फेलियर के कॉजेज क्या हो सकते हैं, आ, इस तरह से। तो ये यहाँ पर पे ख़त्म होता है टॉपिक। आगे है फिलोसफी ऑफ एथिक्स, ये तो बस शुगर वाला टॉपिक है। डेओंटोलॉजी होती है कि कोई चीज़ बुरी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज़ बुरी है। मतलब इसकी एग्जांपल दी जाती है कि लाइक झूठ बोलना हमेशा बुरा होता है, चाहे उससे फ़ायदा भी हो पूरी दुनिया को। आ, तो डेओंटोलॉजी है, ये लिटरली एक मीम टॉपिक है भाई, लिटरली एक स्लाइड में कवर हो सकता है, पता नहीं लोगों ने क्यों पूरे पूरे लेक्चर लगाए हैं इसके ऊपर। आगे यूटिलिटेरियनिज्म है। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली ये कहता है कि एक एक्शन अच्छा है अगर उससे नेट पॉजिटिव हो रहा है। तो मतलब ये है कि आप 50 लोगों की अगर जान जा रही है ना एक एक्शन से, लेकिन 100 लोगों की जान बच रही है, तो फिर आपको वो करना चाहिए। यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है। अब यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर दो ब्रांचेस है, रूल और एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म। रूल यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो लाइक प्योरेस्ट फॉर्म है यूटिलिटेरियनिज्म की। वो केस बाय केस बेसिस के ऊपर तुक्के मार के वैल्यूएट करते जा रहे होते हो आप। लेकिन उसके अंदर एक फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली ये कहता है कि आप ना जनरल प्रोबेबिलिटीज की बेसिस के ऊपर अपने लिए कुछ रूल्स बना के रख लो। आ, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म और रूल को मिक्स कर दिया। तो एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म मतलब एक्ट टू एक्ट बेसिस के ऊपर, और रूल के अंदर आप रूल्स इस्टेब्लिश करते हो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। तो मैंने ये उल्टा शुरू में मिक्स कर दिया था, मैंने पहले जब बोला था। खैर,
इसके अलावा इसके अंदर कुछ और है नहीं, बस यही है कि रूल और एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में क्या फ़र्क है। ज़्यादा रेलेवेंट रूल यूटिलिटेरियनिज्म है हमारे लिए। आगे है नेचुरल राइट्स ऑफ अ पर्सन। ये तो पता ही है कि राइट टू लाइफ वगैरह होता है सबके पास वगैरह, कुछ चीज़ें मॉरली ग्रे होती हैं। तो ये था बस एथिकल फिलोसफी का टॉपिक। ये पढ़ा क्यों रहे हैं? ये बेसिकली इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपकी जो भी कॉरपोरेशन होएगी, जो भी आपके पास प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह होंगे, कोड ऑफ एथिक्स होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको इनमें से किसी एक में ग्राउंडेड होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शन था। यूजुअली वो रूल यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर होगा। तो ये है। आगे है लेक्चर 23, वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। इसके अंदर कुछ लॉज की बात हुई हुई है कि पुराने वक्तों के अंदर लाइक टेक्सटाइल मिल्स के अंदर लोगों को बहुत हेल्थ रिलेटेड इंजरीज होते थे, तो उसके खिलाफ कुछ प्रोटेक्शंस डाली गई। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स बनाई गई हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं अपने काम के ऊपर ही। कोई पावर लाइन वाले वर्कर्स, कोई माइन, पुराने वक्तों में काफ़ी ज़्यादा और भी मरते थे जो वो क्या नाम है इंडस्ट्री में काम कर रहे होते थे। तो उसके अंदर कुछ जो चीज़ें पाई गई हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी जो कॉज है वर्क प्लेस इंसिडेंट्स की, वो है एपैथी। कि आप कहते हो यार कुछ नहीं होता, यार बस ये कुछ नहीं होता यार वाला एटीट्यूड की वजह से अक्सर इंजरीज होती हैं। कि आप नेग्लिजेंस करते हो और आप कहते हो यार कुछ नहीं होता, अभी इतने सालों से काम कर रहे हैं, होता रहता है टाइप शी। आगे जो ज़्यादा रेलेवेंट लॉज हैं वो है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट, ये अभी तक चल रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर कंपेयर यूं किया जाता है कि जो पुरानी वाली लेजिस्लेशन थी और नई लेजिस्लेशन थी, उनमें क्या फ़र्क है। तो जो पुरानी लेजिस्लेशन थी ना, उसके अंदर यूजुअली बात की जा रही थी कि एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ है, प्रेमिसेस के अंदर हुआ है, सिर्फ तब अप्लाई करता है। फैक्ट्री के अंदर हुआ है या वर्क प्लेस साइट के ऊपर हुआ है। जबकि नई लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। उसके अंदर लाइक बस खाली एक ही नेसेसरी चीज़ है कि एम्प्लॉयड है या नहीं है वो बंदा। अगर एम्प्लॉयड है और वो वर्क से थोड़ा सा भी रिलेटेड था, तो वो वर्क प्लेस सिक्योरिटी के अंदर ही आ जाता। तो अब कानून ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है। उसके अलावा ये है कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती थी पहले कि एवरी डेंजरस पार्ट ऑफ एनी मशीनरी शैल बी सिक्योरली फेंस्ड। अब इतनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, बल्कि ब्रॉड ब्रॉड बातें होती हैं कि आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी तमाम पावर में जितनी भी चीज़ें हैं कि आप सिक्योरिटी किसी तरह से इंश्योर करो, इस तरह की चीज़ें। तो एब्स्ट्रैक्ट बातें होती हैं यूजुअली नए कानूनों के अंदर। उसके अलावा पिछले वालों के अंदर खाली मालिक के ऊपर होता था कि मशीन का मालिक कौन है, क्योंकि ज़्यादा बात हो रही थी लाइक जो क्या नाम है मैस प्रोडक्शन के लिए मशीन्स थे, उनके ऊपर ही ज़्यादा अप्लाई करते थे, ये फैक्ट्री वगैरह के लिए ज़्यादातर। तो अब लोग फैक्ट्रियों में कम काम करते हैं, तो अब ये भी फिर स्कोप बढ़ा दिए कि अब खाली मशीन के मालिक के ऊपर नहीं अप्लाई करते, बल्कि ब्रॉड कर दिए कि मैन्युफैक्चरर्स पे भी अप्लाई करते हैं। जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, सप्लायर ने प्रोवाइड किया था, उसकी भी है। और उस कंपनी के अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं जिनका काम था इंश्योर करना वर्क प्लेस सेफ्टी, उनके ऊपर भी लायबिलिटी आती है। तो हर किसी की अब ड्यूटी ना। कुछ और मिसलेनियस बातें हैं कि यूके के अंदर एक चीज़ थी हेल्थ एंड सेफ्टी कमीशन, बाद में वो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव बन गया। उसके अलावा सेफ्टी पॉलिसी कुछ होती है आपकी कंपनी की, आप फेल सेफ सिस्टम्स इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी बस लाइक 2-3 स्लाइड्स का टॉपिक था, बस इतनी बात थी इसमें। आगे इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी बेसिकली, अच्छा प्राइवेसी तो आपको पता ना क्या है, द राइट टू बी लेफ्ट अलोन। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी उन्होंने डिफाइन ऐसे की हुई कम्युनिकेशंस प्लस डेटा प्राइवेसी। तो कम्युनिकेशन प्राइवेसी होती है कि आपके ऊपर कोई लाइक स्पाई ना करे। मतलब मैं अगर किसी से अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, मेरा राइट है कि मैं अकेले में उससे बात कर सकता हूँ बिना किसी और के सुने। ठीक है। डेटा प्राइवेसी ये है कि अब मैंने मेरा कोई बायोग्राफिकल डेटा कि मैं पैदा कब हुआ था वगैरह, ये मेरी मर्जी है कि मैं शेयर करूँ या ना करूँ। आ, तो ये डेटा प्राइवेसी है। अब मतलब कोई आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिना वजह फोर्सफुली ले नहीं सकता आपसे, इस तरह की चीज़ें। प्राइवेसी इश्यूज क्या होते हैं? एक ये है सबसे कॉमन कि ना इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास सर्विसेज होते हैं, वो अक्सर बार कस्टमर का डेटा बहुत ज़्यादा चाहती हैं। वो कहते ही हैं कि इससे हमारे डिसीजंस बेहतर होंगे, वो आपको रिकमेंडेशंस देगा आपकी मतलब की। लेकिन होता ये है कि उनके पास आपका बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है। अब चाहे वो आगे बेचें वो लाइक डेटा ब्रोकर कंपनीज को, या फिर वो यूज़ करें क्या नाम है अपने एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि बस उनके पास पड़ी हुई है लेकिन वो सही से हैंडल नहीं कर पा रहे।
तो इस तरह के मसले आ जाते हैं जब वो आपका डेटा कलेक्ट करती है कोई कंपनी। तो ये एक कॉमन मसला लोगों को होता है कंपनीज़ के साथ जब वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो एक रनिंग इशू है अभी भी प्राइवेसी के लिए कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह। उसके अलावा सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, वर्क प्लेस सर्वेलेंस काफ़ी यहाँ पे बात की जाती है कि ये कम्युनिकेशंस प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, ठीक है। उसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट यही है कि आपके डेटा अगर कहीं किसी डेटा ब्रीच में मिल जाता है तो बाद में कोई बंदा कहेगा ओ एक्चुअली मैं ये हूँ, और फिर वो प्रिटेंड करेगा कि वो आप है और आपके बिहाफ के ऊपर शायद वो अपने पास कुछ चीज़ें भी ऑर्डर करवा ले, और फिर आपको लाइक ये काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस तरह के आइडेंटिटी थेफ्ट बेस्ड। उसके अलावा यही है कि इन चीज़ों से बचने के लिए एक होता है चीफ प्राइवेसी ऑफिसर अक्सर कंपनीज के अंदर, और उसकी जिम्मेदारी होती है प्राइवेसी मेंटेन करना, ठीक है। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन प्राइवेसी जो है इसको इसके अंदर डेटा प्राइवेसी जो है, अब किस डेटा की बात हो रही है, फाइनेंशियल डेटा की बात हो रही है, एजुकेशनल डेटा की हो रही है, तो उन सब के लिए अलग-अलग वन बाय वन उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले बात की है फाइनेंशियल प्राइवेसी की। तो फाइनेंशियल प्राइवेसी या फाइनेंशियल डेटा की प्राइवेसी, इट जस्ट मीन्स कि आपके पास जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री है, आपकी क्रेडिटिंग की हिस्ट्री है कि क्या ये बंदा टाइम पे लोन वापस करता है या नहीं, ये आपका राइट है कि आप प्राइवेट रख सको, ठीक है। और अगर ये कोई कंपनी शेयर कर रही है आपके कंसेंट के साथ करे, मतलब शुरू में आपसे आप कोई कॉन्टैक्ट अगर आपने भरा है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो सिर्फ तब आप इजाज़त दे सकते हो, मतलब अगर आपने इजाज़त दी हुई सिर्फ वो तब कर सकते हो। उसके अलावा कुछ कानून है। पहला कानून उन्होंने बताया हुआ है फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट। वो ये है कि जब कोई बैंक वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरोज को, जो लीगल एंटिटीज़ हैं इनकी, उनको सही सही बताए, और उसके अंदर ये थोड़ा सा उसके खिलाफ था, बट लाइक उन्होंने फिर आपको खुश करने के लिए फेयर एंड एक्यूरेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन एक्ट डाल दिया कि आप अपना डेटा रिवील करवा सकते हो। आप जाओ बैंक के पास, आपको मेरा क्या क्या डेटा आपके पास पड़ा है वो आपको दे देंगे। तो 1 साल के पीरियड के अंदर आप आ सकते हो और आप कहते हो कि यार मेरा ईयरली कोटा है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास एक लीगल राइट है कि मैं आपसे डिमांड करूँ कि मुझे मेरे बारे में जितना भी डेटा स्टोर्ड है मुझे सारा आप दिखाओ कि आपके पास क्या पड़ा, ताकि आपको कम से कम पता हो कि क्या क्या पड़ा हुआ है भाई के पास। आ, उसके अलावा जो राइट टू फाइनेंशियल प्राइवेसी एक्ट है उसने स्टेट का एक्सेस भी थोड़ा कम कर दिया कि स्टेट बिना आपकी मर्जी के नहीं देख सकता कुछ आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें चेंज की थी। आम, उसके अलावा जो सबसे रेलेवेंट है इसके अंदर, आप ये सारे भूल भी जाओ, बस एक याद रखना, वो है ग्राम लीच बलेली एक्ट। तो ग्राम लीच बलेली एक्ट है, उसने बेसिकली कुछ बैंक डी रेगुलेशंस की थी वगैरह, काफ़ी चीज़ें की थी। जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो है फाइनेंशियल प्राइवेसी रूल, ठीक है, सेफ गार्ड्स रूल और प्री टेक्सटिंग रूल। प्री टेक्सटिंग फिर थोड़ा कम रेलेवेंट है, बट लाइक फाइनेंशियल प्राइवेसी और सेफ गार्ड्स काफ़ी ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल प्राइवेसी रूल ये है कि आपकी सारे जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंटली कलेक्ट होएगा, और आप कभी भी उसके अंदर ऑप्ट आउट कर सकते हो। आपको कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा हो, आप उसी वक्त अपना कंसेंट रिवोक कर सकते हो। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैंडेटरी किया था कि आप ऑटोमेटिकली नहीं कलेक्ट कर सकते। आपको अगर वो बंदा एक्सप्लिसिटली ऑप्ट इन करके कहता है हाँ ये कर लो, सिर्फ तब आपको इजाज़त है ये डेटा कलेक्ट करने की। तो ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट ये है कि आप बाय एक्शन कह रहे हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, कि आपको मैं इजाज़त दे रहा हूँ, ये ऑप्ट इन है। कुछ होते हैं कि ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। चाहे जो भी केस हो आप कभी भी ऑप्ट आउट कर सकते हो कि नहीं यार आई डोंट वांट दिस एनी मोर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। सेफ गार्ड्स रूल ये है कि हर कंपनी का डेटा प्रोटेक्शन के लिए, डेटा ब्रीचेस से बचने के लिए एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लान होना चाहिए, ठीक है। प्री टेक्सटिंग रूल ये है कि किसी फॉल्स प्री टेक्स्ट के अंडर आप किसी से इंफॉर्मेशन किसी बंदे की निकलवाओ तो ये इलीगल है। कि आपको ओ एक्चुअली मैं उसका बड़ा भाई बात कर रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी है, वो उसको चोट लगी है, ज़रूरी है मेरा जानना, और इस तरह से आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लो, ये भी इलीगल है। तो ये कुछ चीज़ें आती हैं ग्राम लीच बिलीली एक्ट में, ठीक है। आगे हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी है। हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ज़्यादातर आप इसका नाम सुने हुए हिपा। अब हिपा कंप्लायंस एक काफ़ी
कॉमनली यूज्ड टर्म है। हिपा जो है हिपा लॉज के अंदर आती है कि इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी है, कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस बिटवीन जॉब्स पोर्टेबल रहे। उसके अलावा ये है कि आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की बेसिस के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट ना कर सकें कि क्या इसको इंश्योरेंस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो पहले काफ़ी ज़्यादा मसला हुआ करता था अमेरिका के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, कि बहुत ज़्यादा देखते थे वो सिर्फ उनको देते थे जो पहले की हेल्दी लोग हैं, उनको इंश्योरेंस देते थे बेसिकली। तो उन्होंने बेसिकली इस कानून के साथ ये किया कि उनके पास जो कंट्रोल्स थे कि यार ये वाला बंदा नहीं कर सकता है हमारी इंश्योरेंस अवेल, उन्होंने वो कंट्रोल कम कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज का, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इस इलनेस मतलब इतनी पुरानी चीज़ों की बेसिस के ऊपर या इस तरह से। कुछ डिजीजेस थी वगैरह इनकी बेसिस के ऊपर नहीं कर सकता। तो ये लाइक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी मेजर था। उसके अलावा जो रॉ डेटा की बात है, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और हेल्थ डेटा सिक्योरिटी, वो यही है कि आपकी इंफॉर्मेशन आपकी मर्ज़ी है, आपने देनी है दो, वगैरह वगैरह। और ऑप्ट इन ऑप्ट आउट, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए आपके पास। उसके अलावा हेल्थ डेटा सिक्योरिटी, के ऑब्वियसली सिक्योर तरह से डेटा रखो, डेटा ब्रीच में ना फंस जाओ। आ, तो हिपा कंप्लायंस के लिए सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, तो काफ़ी कॉमन चीज़ है हिपा। उसके अलावा जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात है, स्पेशली हेल्थ के, उसके अंदर डेटा ब्रीचेस के विक्टिम्स को काफ़ी मसला होता है, तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शंस वगैरह के लिए, और फ्यूचर में डेटा ब्रीचेस कम हो उसके लिए एक और एक्ट है, अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट। ये थोड़ा कम ज़रूरी है हिपा का आपको लेकिन पता होना चाहिए। आगे है चिल्ड्रंस इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इन्होंने कोपा के बारे में बात की है, लेकिन अब कोपा तो वैसे एक्ट हो गया हुआ है। 2004 में वो कहा गया था कि ये अन लाइक इम्प्लीमेंटेबल है। इसको ये बहुत एक्सेसिवली रिस्ट्रिक्टिव है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। तो इन्फोर्स नहीं हो रहा था, बेसिकली अनइन्फोर्सेबल था। लेकिन इन्होंने कुछ लाइक ग्राउंड सेट की थी। पहले तो ये बड़ा लाइक सेव द चिल्ड्रन था, कि वो बच्चों को ऑनलाइन वेब कंटेंट जो होता है, जो लाइक गोर हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें। यार मैं आज स्लर क्यों कर रहा हूँ अपने सारे वर्ड्स। ओके बट अच्छा। आ, उसके लिए आप वो अलाउ ना करो चिल्ड्रन के लिए। उसके अलावा जो भी आप बच्चों के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हो, आ, वो उसके लिए आपको पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा। जो हमारे लिए रेलेवेंट चीज़ है ना यहाँ पे, वो है कि पेरेंटल कंसेंट चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। आ, इसके अंदर देखने वाली यही बात है। मैंने कोपा के बारे में डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा इसलिए डाली क्योंकि वो अगले भी किसी टॉपिक में एक और बार रेफरेंस हो रहा था, तो मैंने कहा मैं यहाँ पे ही सारा बता दूँ। उसके अलावा फैमिली 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 एजुकेशन राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट। तो ये बेसिकली ये है कि आपके पेरेंट्स के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स देख सकें, और कोई नहीं देख सकता आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स उनकी मर्जी के बिना, जब तक आप 18 साल की नहीं हो जाते। जब आप 18 साल के हो जाओगे तो ये आपका राइट बन जाएगा कि अब वो भी आपकी मर्जी के बिना नहीं देख सकते। अब पेरेंट्स का कोई नहीं राइट, अब आपका ही राइट है खाली। तो क्योंकि अब आप एक लीगल एडल्ट हो टाइप शॉट। तो सर्वेलेंस सर्वेलेंस के अंदर वर्क प्लेस सर्वेलेंस की बात की जाती है। कुछ चीज़ें थी वायर टैपिंग वगैरह के, लोग फ़ोन की तार को इंटरसेप्ट कर लेते थे वगैरह, उसके खिलाफ कुछ कानून हैं। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। उसके अलावा इस सब को रिवर्स करने के लिए हमारा फेवरेट एक्ट आ गया जी, यूएसए पेट्रियट एक्ट, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उसमें बेसिकली गवर्नमेंट को अलाउ किया गया था कि वो आपके ऊपर स्पाई कर सके, और अभी भी ये होल्ड करता है। तो पेट्रियट एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, अभी बहुत पोलिटिसाइज्ड है। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उसकी डिटेल पढूं, बट लाइक देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट, और ये एक एरिया ऑफ हॉट डिस्कशन है टाइप शट। अब उससे अगले 3 लेक्चर्स हमारी बस प्रेजेंटेशंस होती रही थी। हमें एक रैंडम एस आर्टिकल दे दिया था, सिक्स हाईली सिक्स लाइक हाई इनकम स्किल्स फॉर हाईली इफेक्टिव पीपल, पता नहीं क्या इस तरह की बुllshit। तो ये नीचे स्किल्स लिखी हुई है, इफ यू आर क्यूरियस, बट लाइक मेरा नहीं ख्याल है कोर्स का हिस्सा है। लेकिन 3 लेक्चर्स लगे थे, इसलिए शाउट आउट प्रेजेंटेशंस आई गेस। आगे लेक्चर 28 में हमने बात की थी मेंटल हेल्थ फॉर आईटी वर्कर्स। तो बेसिकली आईटी का जो काम है ना, इट इज़ एन अनहेल्दी प्रोफेशन, ठीक है। आप पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हो, हर वक्त वर्कलोड ज़्यादा होता है, डेडलाइंस का मसला होता है। हर दूसरे दिन एक नया जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क आया होता है, और एक नया क्लैंकर आया होता है जो आपसे बेहतर आपके सारे काम कर सकता है। उसके अलावा आपके पास कंट्रोल नहीं होता अपने काम के ऊपर, क्योंकि आप यूजुअली दूसरों के लिए काम कर रहे होते हो, और आपके नो वन केयर्स अबाउट योर ओपिनियन। सैड लाइफ।
उसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, उनकी कल्चर किस तरह की है, टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी वगैरह, परफॉर्मेंस प्रेशर के। ये तो खाली बेयर मिनिमम के लिए था, ये जो पिछले मसले थे। लेकिन अगर आप अपने करियर को आगे लेके जाना चाहते हो, आप अगले लेवल पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको एवरेज बंदे से ज़्यादा कुछ करना होगा। तो ये भी एक प्रेशर है। तो वो तो बेयर मिनिमम है कि आपको ये वर्कलोड वगैरह मैनेज करना पड़ा है, पूरे पूरे दिन एक ही जगह पे स्क्रीन के सामने बैठना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें कंपाउंड करती जाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स का जिनका जिक्र है, वो है ऑलवेज ऑन कल्चर, कि आप कभी भी बैठे होगे, ओ सर्वर डाउन हो गया यार, आके काम कर दो प्लीज़। उसके अलावा आइसोलेशन इन रिमोट वर्क। जो रिमोट वर्क है उसके अंदर यू हैव नो सोशल इंटरेक्शन, स्पेशली अगर आपके घर पे कोई नहीं है, देन यूर काइंड ऑफ फ्राइड। आपकी पूरी ज़िंदगी बस एक स्क्रीन के आगे है, और आपकी पूरी सोशल लाइफ डिस्कॉर्ड के ऊपर होगी। ब्रो जस्ट लाइक मी फॉर यू। अच्छा, उसके अलावा पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्कोप क्रीप की बात है। ये बेसिकली बहुत कॉमन है पाकिस्तानी कंपनीज के अंदर, कि दे डोंट रियली नो हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट्स, और वो बस कहते रहते हैं, ओ ये भी फीचर डालते हैं, ये भी डाल देते हैं। बस गोल्ड प्लेटिंग करते रहते हैं, और वो बस हर चीज़ को क्लाइंट की यस कहते रहते हैं, यस यस यस, और फिर आपको झेलना पड़ता है। तो एक ये स्ट्रक्चरल मसला है। उसके अलावा आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं लोग फील करते, क्योंकि आप अगर अपनी गलती एडमिट करोगे, अक्सर कंपनियों में दे लैश आउट एट यू, और लाइक इतनी लाइक पॉजिटिव कल्चर नहीं है कि ओ कुछ नहीं होता, इट्स ओके वाली कल्चर नहीं है। बल्कि लाइक इनफॉर्मल सा सीन है, और यूजुअली मेल डोमिनेटेड होती है। तो इट्स वेरी वियर्ड। उसके अलावा वीक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फॉर एम्प्लॉयज़। वीक सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है, uh, उसके अंदर आ जाता है कि लाइक आपके पास लाइक कोई सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है ये देखने के लिए कि आपके एम्प्लॉयज़ की हेल्थ कैसी जा रही है, मेंटल हेल्थ और अदरवाइज। तो इस तरह की बात है। अब इन चीज़ों की वजह से अक्सर जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, वो है बर्नआउट और एग्जॉस्शन, इम्पोस्टर सिंड्रोम, के ओ एक्चुअली मैं, मेरी पूरी ज़िंदगी एक झूठ है, आई शुड नॉट इवन हैव दिस जॉब, एवरीवन एल्स इज़ बेटर देन मी, एंड आई एम गोना बी अ लूजर फॉरएवर। ठीक है। डिजिटल फटीग एंड टेक ओवरलोड। मैं स्क्रीनें देख के तंग आ गया हूँ। आइसोलेशन एंड रिमोट वर्क, ये पहले बात हो चुकी है। और एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होते हैं इन चीज़ों से, चैट इतना ओवर यूज है टर्म्स, लाइक मीनिंगलेस बनाते हैं। खैर, अच्छा। um एनीवेज, इसको सॉल्व करने में आपका क्या रोल है? पहली चीज, आप बाउंड्री सेटिंग सीखें। तो लर्न टू से नो। ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर को कह सको कि ना ब्र, फक यू। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बस चुप करके बैठे नहीं रहना। इफ़ यू फील लाइक यू डोंट हैव कंट्रोल, और आपको लग रहा है कि कोई बहुत रिटार्डेड शिट हो रही है, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, थोड़ा सा अपने ओपिनियन इजहार करो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड के टाइप शॉट। उसके अलावा हॉबीज़ एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ अपनी रखो, क्योंकि आपकी जो जॉब है, इट इज़ रियली बैड आपकी हेल्थ के लिए। um, तो रेस्ट इन पीस माय ग्रैनी, शी गॉट हिट बाय अ bazooka। उसके अलावा प्रायोरिटाइज स्लीप एंड न्यूट्रिशन, टेक स्क्रीन ब्रेक्स, बिल्ड अ सोशल सपोर्ट नेटवर्क। ये आप कर सकते हो, बट लाइक ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मजबूरी होती हैं, आपको अभी भी कुछ मसले सॉल्व करने पड़ेंगे। आप टाइम कैसे निकालोगे इन चीज़ों के लिए, अगर आपको हर वक्त डेडलाइंस का है, ये जो चीज़ें एक्चुअली वो मसले तो नहीं सॉल्व करे जो यहाँ पे पहले बात हुई थी। तो ऑब्वियसली खाली आप अकेले नहीं पूरी अपनी ज़िंदगी के मसले सॉल्व कर सकते। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो अगर कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करेंगे तो ही ये चीज़ें सही हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयर का रोल क्या है? एम्प्लॉयर का रोल ये है कि वो एक इंक्लूसिव कल्चर लाए, ताकि लोग साइकोलॉजिकली सेफ फील करें। उसके अलावा वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे डिफरेंट किस्म की, वो आपको क्लैंकर टोकन्स दे, ताकि आपको काम कम करना पड़ा। अच्छा नहीं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर्स जो हैं, उसको पता है कि सारे लोग स्ट्रेस्ड हैं किसी डेडलाइन की वजह से, तो वो उसको किस हद तक रिलैक्स कर सकता है, वो उसके बारे में सोचे। जो उसकी पावर में वो करे, अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखे टाइप शर्ट। ठीक है। उसके बाद कुछ सिस्टमिक सॉल्यूशंस हैं। अब एक बेचारा मैनेजर भी सारा कुछ सॉल्व नहीं कर सकता अकेले। तो कुछ कंपनी लेवल पॉलिसीज़ हैं जो होनी चाहिए। वो एक उनमें से एक है नो आफ्टर आवर्स मैसेजिंग पॉलिसी। उसके अलावा ये है कि आप वेल बीइंग लीव्स अलाउ करो, कि आप अपनी मर्जी से कहो कि यार मेरा दिल नहीं कर रहा आने का, आई एम रियली सैड, मेरा मूड नहीं है बस, तो मैं नहीं आ रहा। तो अलाउ करो, आपको कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट अलाउ लीव्स ऐसे ही। एक ऑब्वियसली फाइनाइट अमाउंट, लेकिन स्टिल इस तरह की आप पॉलिसीज़ रखो। उसके अलावा एम्प्लॉई असिस्टेंटशिप और मैनेजमेंट ट्रेनिंग।
आप होप नहीं कर सकते बैठे बैठे कि आपका एम्प्लॉयर अच्छा होगा। आपको अपने एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपका एम्प्लॉयर नहीं, सॉरी, जो मैनेजर है, आ, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आप अच्छे बच्चे बन जाओ, टाइप शो। सही है। और एम्प्लॉई सिटीजनशिप ये है कि आपको अगर पता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसको एड्रेस करो। मुबारक हो, रेस्ट इन पीस में गए निशिका है पाया। ओके। लेक्चर 29, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की काफ़ी आपको पहली बातें पता होंगी। आपको ये भी पता है कि बहुत पोलिटिसाइज टॉपिक है। इंटरनेट के ऊपर एनोनिमिटी के ख़िलाफ़ है हर कोई बंदा। यूएस गवर्नमेंट में फॉर सम रीज़न उनको एक थ्रेट लगती है, जबकि फर्स्ट अमेंडेड राइट्स के अंदर आता है उस मुल्क के। तो ये एक बहुत ऑन गोइंग पोलिटिकल ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। अक्सर जो मसले आते हैं वो ये कि यार देखो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स फैला रहे हैं, ये हेट स्पीच फैला रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए एनोनिमिटी ख़त्म हो जानी चाहिए वगैरह। तो ये एक पूरी डिस्कशन चलती है, लेकिन ऑब्वियसली एनोनिमिटी के अपने फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। आ, तो बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज डिफाइंड इन द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। Non-verbal, visual, and symbolic forms of expression, the right to speak anonymously, and special protections for minority views. ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रोटेक्शन कर रहे हो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। अगर एक मेजॉरिटी व्यू है जिसके साथ सारे एग्री करते हैं, उसके अंदर क्या ही प्रोटेक्शन चाहिए होगी। आपको प्रोटेक्शन तब चाहिए होगी जब आपके पास कोई बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोग बहुत ट्रिगर होते हैं, कहते हैं नहीं यार इसने बात ही ऐसी कर दी इसको मैं जान से मारने वाला हूँ। आपको सिर्फ उस तरह की स्पीच के लिए ही फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए होगी। इंटरपर्सनल लेवल के ऊपर, ऑब्वियसली स्टेट लेवल के ऊपर और चीज़ें हैं कि आप फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वगैरह, वो भी बातें आती है इस पर। बट ये एक नोटेबल एस्पेक्ट है इसका। अब कुछ चीज़ें हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं आती। तो पर्जरी मतलब लाइंग अंडर ओथ, उसके अलावा फ्रॉड, वल्गैरिटी या obscene स्पीच मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसके लिए ये थोड़ा वेग है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। उसके अलावा डेफेमेशन एक इंपॉर्टेंट वाला है। उसके अलावा इंसाइटमेंट ऑफ पैनिक, कि आप कह दो ओ भाई बम आने वाला, बम फटने वाला है, एंड नाउ एवरीवन इज पैनिक, तो अब सारे लोग इरेशनली और जल्दी में बिहेव कर रहे होंगे और आपने लोगों की जानों को रिस्क में डाल दिया है। क्योंकि कुछ लोग तो लाइक वो मूवी थिएटर से इवैक्यूएट करते करते ही लोगों को क्या नाम है ट्रैम्पल करके मार देते हैं अननोइंगली। तो इस तरह के मसले हो सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, ये अभी भी इलीगली है। उसके अलावा इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम, ऑब्वियस। फाइटिंग वर्ड्स इज ऑल्सो अ वियर्ड वन, कि आप कोई ऐसी चीज़ करो जिससे आप बेसिकली इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस कर रहे हो। ठीक है। तो ये इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम के अंदर ही कांडा आ जाता है। तो आई डोंट नो व्हाई दे चूज टू सेपरेट इट, बट लाइक ये है कुछ। उसके अलावा सेडिशन है कि आप लाइक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कंस्पिरेसी फैला रहे हो। कि ओ हम इस तरह से ना सारी गवर्नमेंट को ओवरटेक कर देते हैं और अपनी अल्ट्रा लिबरल रेजीम चलाते हैं जिसके अंदर हमें कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे और समथिंग, जो भी है। उसके अलावा की इश्यूज जो हैं वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक्सेस की ये बात है, मैं ट्रिगर हो रहा है एक चीज़ से, ये सेंटर्ड नहीं है। ओके अब हो गया। ठीक है। अच्छा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के अंदर ये है कि कुछ मुल्क काफ़ी वेबसाइट्स आपके लिए ब्लॉक कर देते हैं, विच इज़ लाइक भाई मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, आप सेंसर क्यों करके दे रहे हो मुझे? लाइक डू यू नॉट ट्रस्ट योर पॉपुलेशन एट ऑल, या क्या सीन है? उसके अलावा एनोनिमिटी की बात है। एनोनिमिटी के बारे में बात हो चुकी है वैसे ही काफ़ी। लेकिन एक बात ये है कि आप एनोनिमस लोगों को भी यूजुअली स्यू कर पाते थे इंटरनेट से पहले, वैसे अभी भी कर पाते हो। उनको कहते हैं जॉन डू लॉ सूट्स। उसके अंदर बेसिकली अगर कोई अननोन एक्टर है, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को तो पता होगा कि कौन है, लेकिन वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसकी एनोनिमिटी को रिस्पेक्ट किया जाए। तो उसके लिए जो लॉ सूट होएगा वो एक एनोनिमस के खिलाफ भी जो लॉ सूट होता है उसको जॉन डो लॉ सूट कहता है। उसके अलावा डेफेमेशन। डेफेमेशन जो है उसकी दो किस्में हैं, स्लैंडर और लाइबल। स्लैंडर तब होएगा जब मैं लाइक वर्बली कोई बात कर दूँ, लाइबल तब होगा मैं रिटर्न करूँ और मैं उसको पब्लिश करूँ उस टेक्स्ट को किसी न्यूज़ आर्टिकल वगैरह के अंदर। उसके अलावा कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग है। कॉर्पोरेट ब्लॉगिंग जो है पता नहीं क्यों इन्होंने डाली हुई है। इन्होंने बेसिकली ये कहा हुआ है कि ना कभी कभी कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह लीक हो जाता है इससे।
तो ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी की थ्रेट है। तो इस तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अच्छी बात है कि आप कर रहे हो वर्क रिलेटेड इश्यूज अपने डिस्कस, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा फ्री ना हो, बेसिकली उन्होंने ये कहा है। उसके अलावा एक और बार कैमियो आ गए, फॉर सम रीज़न इनको खाली पोर्नोग्राफी नहीं बल्कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये कब के हर टॉपिक के अंदर उसको मेंशन करी जा रहे हैं। मैं इसके बाद नहीं करूँगा, लेकिन हर एथिकल इश्यूज वाले टॉपिक के अंदर भी हर जगह इन्होंने सी सैम का जिक्र किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, कंप्लीटली अननेसेसरी, लाइक आई गेट द पॉइंट, ठीक है, ओके, मूव ऑन। उसके अलावा फेक न्यूज़ लॉजिकल फैलेसीज, तो फेक न्यूज़ और लॉजिकल फैलेसीज के अंदर ये सीन है कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। आप लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग का इलेक्टिव लिया? अच्छा, तो यही है कि ओ माय गॉड, क्वेश्चन एवरीथिंग, ये तो हेलॉक के गाने की रेफरेंस है चैट एक्चुअली। अच्छा, एनीवेज, मेरा दिल कर रहा है वो गाना सुनने का, लू की, अच्छा सॉरी। सोर्स योर क्लेम्स, पीयर रिव्यू जर्नल से अपने क्लेम्स उठाओ, अच्छी न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह से लो, ब्ला ब्ला ब्ला। फैक्ट और ओपिनियन में डिस्टिंग्विश करना सीखो, एंड देन यू विल बी सेफ काइंड ऑफ। तो हाउ डू यू स्पॉट फेक न्यूज़? तो सबसे पहली चीज़ है कि आप देखो सोर्स क्या है। उसके अलावा आ, आप खाली हेडलाइन ना पढ़ो, काफ़ी बार हेडलाइन मिसलीडिंग होती है, तो आप पूरी बॉडी पढ़ो। उसके अलावा आप ऑथर भी देखो कि ऑथर की हिस्ट्री क्या है, क्या वो रेलिवेंट अथॉरिटी है भी या नहीं। उसके अलावा आप देखो कि डेट क्या है, आउटडेटेड तो नहीं है, बहुत ही पुराना आर्टिकल तो नहीं पढ़ रहे। उसके अलावा क्या ये जो क्लेम्स की हैं, इनकी सपोर्ट क्या है। उसके अलावा ये है कि क्या ये कोई जोक आर्टिकल तो नहीं है, कोई पैरोडी तो नहीं है। तो ये है। उसके अलावा चेक योर बायसीज, इसके अंदर ये है कि आप कुछ चीज़ें खुद ही बिना वजह बिलीव करना चाहते हो, तो आप अगर आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप सोचो डू आई वांट टू बिलीव दिस, और उसकी बेसिस के ऊपर को कि लाइक वुड दिस बी क्लाउडिंग माय जजमेंट टाइप शिट, लाइक इस तरह से, लाइक व्हाट इज द टाइप ऑफ शिट आई लाइक बिलीविंग इन, जो मुझे पता है कि मैं मुझे बिना वजह का एक इमोशनली चार्ज रिएक्शन मिलता है इन चीज़ों से, तो क्या ये उसके ऊपर तो नहीं उतर रहा। तो बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव है। उसके अलावा कंसल्ट दी एक्सपर्ट्स, आप खाली एक आर्टिकल की बेसिस पे ना जाओ। तो इस तरह की बात है। अब कुछ लॉजिकल फैलेसीज़ के बारे में बात हुई है कि लॉजिकल फैलेसीज़ क्या होती हैं। इनकरेक्ट लॉजिकल रीजनिंग को लॉजिकल फैलेसीज़ कहते हैं। तो अगर उसके लिए कुछ फॉर्मल टर्म्स हैं, एड होमिनम, स्ट्रॉमैन वगैरह। तो लेकिन काफ़ी, मैं ये एक साइड नोट है, मुझे बस ये मीम फनी लगती है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, आगे चलते हैं। कॉमन फैलेसीज एंड रिटोरिकल ट्रिक्स। अच्छा, दिस इज़ अ रेडिटर्स वेट ड्रीम बाय द वे, लाइक मैं जब 14 साल का था ना, और लाइक डिस्कॉर्ड के ऊपर बिना वजह के लाइक रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्कशंस में होता था, हर कोई बंदा बस ये टर्म स्पैम कर रहा था, और आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं मॉर्टन बेली फैलेसी वगैरह के बारे में पढ़ता हूँ ताकि मुझे सारी रीजनिंग आ जाए, आई कैन बी लाइक वो लॉजिक मुझे सारी आ जाए टाइप। लाइक दीज आर सो सिली, लाइक ये बहुत सिंपल है। बट लाइक अपील टू अथॉरिटी ये है कि आप कहते हो कि ओ देखो, फलानी कॉरपोरेशन ने कहा है, बट लाइक ओके, बट उन्होंने कहा होगा, बट लाइक उनके कहने से क्या हो जाता है, ये एविडेंस नहीं है। उसके अलावा एड होमिनम है। एड होमिनम होता है आपके एक पर्सनल, क्या नाम है, आप क्या कहते हो, इंसल्ट, ठीक है, कि आप डिट्रैक्ट कर रहे हो उसके क्लेम्स के साथ क्योंकि आपको उसका जवाब नहीं आ रहा, आप उस बंदे को कहते हो कि लेकिन तुम वही हो ना जिसने फलाना किया था ये वगैरह, तुम क्यों बोल रहे हो ये। तो चाहे वो बंदा हिपोक्रेट भी हो, लाइक आर्ग्यूमेंट फ्रॉम हिपोक्रेसी वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, दे आर स्टिल इरैशनल, कि आपने उस बंदे की बात की सब्सटेंस के साथ नहीं एंगेज किया। उसके अलावा एनेक्डोटल एविडेंस, बेसिकली अगर आप एक डेटा ड्रिवन डिस्कशन कर रहे हो, आप या जनरलाइजिंग कर रहे हो, तो आप ये ना कहो कि ओह मेरे फलाने बंदे ने एक बार कहा था, तो मैंने, मेरे एक चाचे हैं उनके साथ भी एक्चुअली यही हुआ था, तो ये सारे होते ही ऐसे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों को आप सीरियसली ना लो। एनेक्डोटल एविडेंस इज़ ओनली एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस और कुछ भी नहीं है, और वो भी एनेक्डोट को फिर लाइक काफ़ी वेल बैक्ड होना चाहिए। एनेक्डोट अब लाइक 80 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन की वजह से भी ना हो। तो एनेक्डोटल एविडेंस का आपको पता होना चाहिए कि लाइक यूजुअली इट इज़ नॉट इनफ। उसके अलावा अपील टू इमोशन, अपील टू इमोशन जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लो की, लाइक आप इस तरह के टर्म्स बोलोगे ताकि वो बंदा आपके साथ एग्री करे, और आप इस तरह के इमोशन इंसाइट करवा रहे हो, जिसकी बेसिस के आप उसको लाइक मैनिपुलेट कर सको और वो इरेशनली आपकी बात मान ले। उसके अलावा स्ट्रॉमैन फैलेसी है कि आप अगले बंदे की पोजीशन मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ज़्यादा एक
एक एक वीकर पोजीशन उसकी जगह दिखा रहे हो। जो लार्पर डिबेट ब्रोज हैं इसकी इससे टर्म एक इंस्पायर हुई फन फैक्ट। स्टील मैन, अच्छा सॉरी, टू कोक वे जो है वो है यू टू बेसिकली, कि ओ लेकिन तुम भी तो यही करते हो। लिटरली बस यही है, मतलब लाइक इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट, इट्स जस्ट लाइक ओ तुम भी यही करते हो। टू कोक वे जस्ट मींस यू टू, यू एज वेल बाय द वे। लाइक तो हाँ, उसके अलावा हेस्टी जनरलाइजेशन, कि आप दो तीन ऑब्जर्वेशन की बेसिस के ऊपर कह रहे हो सारे कैसे होगा। जेनेटिक ये है कि अगर एक बुरी कंपनी ने एक चीज बनाई है तो ये भी चीज बुरी ही होगी। मतलब एक झूठे बंदे ने ये बात की है तो ये झूठ ही होगा। तो इस तरह की चीज कि जस्ट बिकॉज द सोर्स इज बैड doesn't mean the information is bad. Just because the creator is bad doesn't mean the product is bad. इस तरह की चीज़ें। तो लोडेड क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप अपने क्वेश्चन किस तरह से पूछते हो। तो आप आपने फिर धांधली क्यों करवाई? लाइक मतलब उसके अंदर ऑब्वियसली एक असम्पशन है कि आपने धांधली करवाई। लाइक इस तरह के आप जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसके अंदर एक फॉल्स असम्पशन लोडेड है अंदर। तो ये एक रिटोरिकल स्ट्रैटेजी है जो स्कम ऑफ द अर्थ यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी एक चीज़ होती है कि आप जानबूझ के कोई ऐसा वेग सा वर्ड यूज़ करोगे जिसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकता है, ताकि आप अगले बंदे को थोड़ा सा ट्रिक कर सको, वर्ड गेम्स खेलना शुरू हो जाए काइंड ऑफ। ठीक है। उसके अलावा फॉल्स डाइकोटमी है। इन्होंने ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग भी कहा हुआ था इसको। आई मीन ये दोनों सिमिलर चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है कि लाइक थिंग्स आर ओनली गुड और बैड। फॉल्स डाइकोटमी भी काइंड ऑफ से रिलेटेड, इसलिए मैंने उसको शाउट आउट दे दी। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ था। लाइक यहाँ पे मैं 10,000 और लिख सकता हूँ, ठीक है। लाइक मार्टिन बेरी डाल दो और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हो। लाइक डजेंट रियली मैटर, आपको बस पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें ओह नहीं, ओके सॉरी। टाइम मैनेजमेंट, यार ये लिटरली रेजबेट लेक्चर था, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर वो लाइक जो बचपन में मैं जब मैं फकिंग 13 साल का था और मैं कह रहा था यार मैं प्रोक्रेस्टिनेट इतना क्यों करता हूँ, उसके लिए जो मैं फक एस फिलोसफी की वीडियोस देख रहा होता था, टेड टॉक्स देख रहा होता था, वो है ब्रदर। तो लाइक इसमें कुछ भी नहीं है, लाइक जेन्युइनली कुछ भी नहीं है। लाइफ एडवाइस है बेसिक से। यू शुड नो योर गोल्स, यू शुड नो योर टाइम इज गोइंग। अब वो चीज़ों के लिए टाइम बनाना पड़ता है। लाइक कुछ भी नहीं है इसमें। एक चीज़ थी जो आ सकती है और पास्ट ईयर्स में आई हुई है, वो है आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स। ठीक है। आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स ये है कि आप ये 4 डब्बों में अपने टास्क फेंके जाते हो। ऊपर वाली रो है इंपॉर्टेंट टास्क के लिए, नीचे वाली रो है नॉट इम्पॉर्टेंट। ऊपर ये जो लेफ्ट साइड पे है वो अर्जेंट टास्क हैं और जो राइट साइड पे है वो लाइक डिलेएबल है। तो अगर कोई काम अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, सो लाइक उसका सिंपल है, डू इट नाउ। ठीक है, मतलब ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आ, अगर अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है तो आपको उसको कुछ स्केड्यूल साथ ही करो। ठीक है। और जो टास्क इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है वो किसी और को दे दो। ठीक है। और अगर ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है तो फिलहाल भूल जाओ, बस मिस करो। ठीक है। इन्होंने एलिमिनेट की जगह एलिमिनेट लिखा हुआ है, वियर्ड। अच्छा सॉरी। एथिक्स फॉर आईटी वर्कर्स, फाइनली हमारा आखिरी टॉपिक। ठीक है। इसमें यही है। हम लाइक लो कि सारा कुछ रिपीटेड है, कुछ भी नया नहीं है। फिर से सी सैम की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है ये टॉपिक। कुछ मीनिंगफुल कन्वे नहीं किया गया इसके अंदर। सारी बातें हैं जो पहले की हो चुकी हैं। बस ये आखिर में जो 2-3 बातें वो नहीं है कि आपको अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपको डिक्लेयर करना चाहिए। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स के अंदर छुपा रहे हो कि प्रोग्रेस एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं जा रही जितनी जानी चाहिए थी, तो ये बुरी बात होती है। उसके अलावा अपने रेज्यूमे में झूठ ना बोलो। और यही है, मुबारक हो, पीपीआईटी हो गई। अब मुझे बस डर ये है कि अगले सेमेस्टर्स में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कोर्स इसी तरह का पढ़ना पड़ेगा। बट लाइक for now we're free. ठीक है। We are Charlie Girl.